नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों, आज बहुत ही एक हॉट टॉपिक पर मैं आया हूँ आप सबके बीच में और ये टॉपिक अभी पूरे देश में गूंज रहा है। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एक यूजीसी के नाम पर कुछ ऐसा आया था जिसमें ऐसा लग रहा था कि एक हल्की-सी, एक थोड़ी-सी पहल की जा रही है, जो स्कूल कॉलेज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था एससी, एसटी, ओबीसी के साथ, लगातार हमारे लोग मर रहे थे, हमारी कितनी जानें गई हैं हमारे भाइयों की, बहनों की और तब ऐसा लग रहा था कि एक हल्की-सी पहल होने की है तब ऐसे केस में इसको रोक दिया जाता है कि नहीं, नहीं हम तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और बिल्कुल खुल के करेंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओ, उसको रोक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उस पर। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं नीरज पटेल जी हैं। आप लोग नेशनल जनमत से आप जानते होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम लोग इन तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये क्या चल रहा है इस देश में। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। जी नीरज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। शुक्रिया आपको और साइंस जर्नी के सभी दर्शकों को, क्योंकि आप साइंटिफिक टेम्पर के लिए काम करते हैं और मेरे जीवन की सबसे पसंदीदा चीज भी यही है, विज्ञान और संविधान। जी, तो बहुत आज शुक्रिया। टॉपिक भी संविधान से जुड़ा हुआ है, तो मुझे खुशी है कि आज हम लोग कुछ बात साझा कर पाएंगे और कुछ जो भ्रांतियां हैं उसको भी दूर कर पाएंगे। जी। जैसा कि यूजीसी का जो न्यू अपडेट्स आए थे 2026 का, इस पर जैसे ही ये बात आती है, अचानक से पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी लॉबी जो है, वो चीख पड़ता है, रोड पर आता है, पुतले जलाए जाने लगते हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें करने लगते हैं। हम्म, फिर अचानक से देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट जो है, उस पे स्टे लगा देता है। तो ये और खबरें जो मीडिया जिसको हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं वो समाज को दिखाती हैं और कई लोगों ने मुझे शेयर किया कि कुछ मीडिया कवर जैसे ये देखिए, ये दैनिक भास्कर है। ये क्या छापता है कि जाति का नया जंजाल रोका, हस्तक्षेप न किया तो खतरनाक असर, समाज बटेगा, सीजेआई बोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बिल में भई क्या ऐसी चीज़ थी कि ये जाति का जंजाल पैदा कर दे रही थी? हम लोगों के समाज को बाँट दे रही थी? ऐसा सीजेआई बोल रहे हैं और ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, तो मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर रही है और ये क्या चीज़ें चल रही हैं? जी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव की पहचान करने को ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कह दिया कि भेदभाव की पहचान हो जाना ही अपने आप में समस्या है। बार बार उसने कहा कि इससे भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। अभी तक कोई इस तरह का मतलब अभी तक नियम भी लागू नहीं हो पाए, कोई इस तरह का प्रकरण भी सामने नहीं आया, फिर भी उसने अपनी उसमें कह दिया कि भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। अब मैं अन्य पहलुओं पर बाद में जाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझने के लिए एक दो महत्वपूर्ण टर्म आपको समझने पड़ेंगे। एक है सबस्टैंटिव इक्वालिटी, जिसको वास्तविक समानता कहती हैं। दूसरी है फॉर्मल इक्वालिटी, जिसको औपचारिक समानता कहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस, क्योंकि जब मैंने खंगाला तो दोनों एक ही जाति से आते हैं, तो स्वाभाविक ब्राह्मण तौर हैं। पर उनके निर्णय में जिस तरह की टिप्पणियां की गई, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, उन टिप्पणियों में संविधान कानून की बजाय उनके जातिगत पूर्वाग्रह ज्यादा नजर आए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के, खासतौर पर चीफ जस्टिस को जब आप सुनते हैं, उनकी टिप्पणियां सुनते हैं और टिप्पणियां पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई जाति महासभा का कोई पदाधिकारी टिप्पणी कर रहा हो। यानी कि मन के जो विचार थे वो उड़ेल करके रख दिए हों। कैसे, किस आधार पर कह रहा हूं, देखिए, नेशनल जनमत हो या साइंस जर्नी, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक टेम्पर के लिए जाने जाते हैं, केवल आलोचना करना मकसद नहीं है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को और संविधानवादियों से चाहूंगा कि मुझे करेक्ट भी करें, जो लोग ये बात सुन रहे होंगे। दरअसल सबस्टैंटिव इक्वालिटी और फॉर्मल इक्वालिटी में बेहद फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया, उसने फॉर्मल इक्वालिटी की तरह दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाहता था
कि हर कोई बराबर है। हालांकि संविधान, अपने देश का संविधान खुद मानता है, सुप्रीम कोर्ट कई निर्णयों में मान चुका है। यूजीसी जब पूरी रिपोर्ट पेश करता है संसद को और बताता है कि 2019 से 20 और 23 से 24 में 1160 केवल जाति के मामले दर्ज हो चुके हैं, तो इन आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सब बराबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्वाग्रह, सुप्रीम कोर्ट कहें या फिर जो स्वयंभू मिलॉर्ड्स हैं, जो एक खुद खास जाति से आते हैं, तो वो अपनी पूर्वाग्रह वाली धारणाओं को डिसीजन में तब्दील कर देते हैं और वो फॉर्मल इक्वालिटी को कह देते हैं कि सब बराबर है। जबकि संविधान और संविधान निर्माता स्पष्ट कहते थे कि हमें सबस्टैंटिव इक्वालिटी यानी कि वास्तविक समानता चाहिए। अब इसको आसान भाषा में समझा देता हूं, थोड़ा सा ये फॉर्मल इक्वालिटी, सबस्टैंटिव इक्वालिटी थोड़ा कठिन हो रहा होगा, मैं सामान्य भाषा में समझा देता हूं। जैसे 3 लोग किसी मैदान के अंदर मैच देखना चाहते हैं, इस बात को गंभीरता से समझिएगा। 3 व्यक्ति हैं, किसी मैदान के अंदर कोई मैच देखना चाहते हैं, लेकिन दीवार उनके सामने बाधक बनी हुई है। अब तीनों लोगों की हाइट अलग अलग है, एक छोटी हाइट का है, एक मध्यम हाइट का है और एक ऊंची हाइट का है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है, जैसे ही आप अपनी समस्या बताने की कोशिश करते हैं, असमानता की बात करने की कोशिश करते हैं, उसमें समाज में विभेद उत्पन्न हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि उन तीनों लोगों को जो अलग अलग हाइट के हैं, एक समान स्टूल दे दीजिए। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे जो एंकर महोदय हैं, क्या जो अलग अलग हाइट के लोग हैं, यानी कि अलग अलग हाइट से कहने का मतलब है जो अलग अलग समाज के लोग हैं, वहां पर उनको सेम तरह का स्टूल देने पर क्या वो दीवार के पार देख पाएंगे? अगर दीवार की हाइट ज्यादा है, देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएँगे, बिल्कुल नहीं देख नहीं देख पाएँगे। पाएंगे। किसी की कम तो रह ये हो जाएगी, गई किसी की फॉर्मल, ऊँची हो जाएगी। हुँ। हो जाएगी। तो ये हो गई फॉर्मल इक्वालिटी, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की। लेकिन संविधान कहता है सबटेंटिव इक्वालिटी, यानी कि वास्तविक समानता। और वास्तविक समानता का मतलब है कि अलग अलग वर्गों की, उन जो 3 शख्स देखना चाह रहे हैं, उनकी मूल पहचान करिए कि समस्या क्या है। तो समस्या वहां पर क्या आएगी? हाइट समस्या है। तो किसी को स्टूल नीचे वाला भी चल जाएगा, किसी को स्टूल ऊंचा देना पड़ेगा, और जिसकी सबसे कम हाइट है उसको सबसे ऊंचा स्टूल देना पड़ेगा। यानी कि इसी सबस्टैंटिव जो इक्वालिटी है, इसी के आधार पर मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के जो मिलॉर्ड्स हैं, स्वयंभू मिलॉर्ड्स हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस को आखिर आपने कौन सी संविधान के पैरामीटर के हिसाब से आपने कह दिया कि ये गैर संवैधानिक नहीं है? इसी सबस्टैंटिव इक्वालिटी के सहारे तो कहा आपने कि भाई आपने भी माना कि समाज में इस सवर्ण वर्ग में भी अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग हैं और इनके साथ भी भेदभाव हो रहा है, तो इनको ये प्रोविजन से लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। तो जब ये बात ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों के हित में, महिलाओं के हित में या दिव्यांगजनों के हित में आती है, तो आप किस आधार पर कह देते हैं कि सब बराबर हैं? अगर सब बराबर हैं, तो सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जैसे 5 किलो राशन देना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहती कि देश के हर नागरिक को 5 किलो राशन उपलब्ध कराइए? वहां तो सरकार ये देखती है ना कि किसकी इनकम ग्रुप कम है, किसका इनकम ग्रुप ज्यादा है। या जब आप स्कॉलरशिप देखते हैं तो स्कॉलरशिप में 3 पैरामीटर नापते हैं। एक तो योग्यता का पैरामीटर देखा जाता है, कई जगह योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाती है कि भाई जो ज्यादा योग्य है, एक स्कॉलरशिप मेरिटोरियस स्कॉलरशिप होती है। एक स्कॉलरशिप होती है आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर, जो सवर्णों को भी मिलती है। और तीसरी स्कॉलरशिप होती है सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर, यानी कि जाति में, वर्ग में जो लोग पिछड़े रह गए, जो लोग एससी रह गए, जो एसटी यानी कि कमजोर वर्ग के रह गए, वंचित तबके के जो लोग रह गए। तो सरकार भी अपने पैरामीटर्स, जब समाज के बीच में कुछ देना चाहती है तो उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। यानी कि खुद सरकारें और खुद सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों को, जिसको लोग सुदामा कोटा भी कह देते हैं, वो देते समय खुद सरकार मान रही थी कि समाज में हर तबका बराबर नहीं है। तो अगर समाज में हर तबका बराबर नहीं, तो एक तबके की पहचान इस रूप में करना कि इसके साथ भेदभाव हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अन्याय है, ये भेदभाव है। तो फिर यही सुप्रीम कोर्ट, जब यात्रा निकाली जाती है इस देश में कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जब यही सुप्रीम कोर्ट संविधान की मूल अवधारणा, संविधान में स्पष्ट तौर पर पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, जो कहता है कि भारत का स्वरूप सेकुलरिज्म यानी कि सेकुलर है,
एक सेकुलर स्टेट है भारत। तो उस समय यही सुप्रीम कोर्ट इस तरह के बाबाओं को जो सत्ता प्रायोजित है, इस बात से क्यों नहीं रोकते हैं कि आप खाई पैदा कर रहे हैं दो वर्गों के बीच में, समुदायों के बीच में। या जब आप यात्रा निकाल करके कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप देश में कितने लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिखाई देता है। इसलिए नेशनल जनमत ये मानने में मजबूर हुआ है, तमाम सारे उदाहरणों को देखते हुए। जब छत्तीसगढ़ की सरकार ओबीसी एससी का एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाती है, तो न्यायपालिका कहती है कि गलत है, एक सीमा है, उस सीमा से ऊपर हम नहीं जा सकते। मध्य प्रदेश में अभी भी ओबीसी को 14% रिजर्वेशन मिल रहा है। 27% करने की कवायद कभी कभी सरकार से फंसती है, कभी कोर्ट से फंसती है। सरकार कर देती है तो कोर्ट फंसा देती है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो हाई कोर्ट में जाकर के फंस गया। तेलंगाना सरकार, बिहार सरकार, यानी कि जब भी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के हित में कोई क्लॉज बनाने की कोशिश की गई, उनको प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कोलेजियम सिस्टम से आए हुए जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी माननीय मिलॉर्ड्स ने कहा कि आपकी संख्या कहां, संख्या के बिना हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कितना रिप्रेजेंटेशन देना है, कितना प्रतिनिधित्व देना है। और एक कैप की बात कर दी उन्होंने कि हम 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन ईडब्ल्यूएस को जिस समय आपने रिजर्वेशन दिया, सरकार ने दिया, आनन फानन में 3 दिन के भीतर विधेयक बनता है, कानून बन जाता है, राष्ट्रपति मोहर लगा देती है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, 5 जजेस बैठते हैं, कहते हैं ओके, मामला सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के समय में आपके पास जाति का आंकड़ा था क्या? जिस आंकड़े की आप बार बार बात करते हैं कि ओबीसी की संख्या तो लाओ, एससी एसटी की संख्या तो लाओ। तो जब बिना संख्या के आप सवर्ण समाज को, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को ओके कर देते हैं, ये मानते हुए कि हाँ कुछ लोग इस रेस में पीछे रह गए क्योंकि वो सवर्ण भाई थे। लेकिन जब ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई नियम बनता है, तो पहले तो सरकारें ही बड़ी मुश्किल में बनाती हैं, और बनाती हैं तो वो जाकर के कोर्ट में फंस जाता है, क्योंकि ये पहला उदाहरण नहीं है। मैंने तमाम राज्यों के आरक्षण की बात करी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसको तकरीबन 6-7 साल हो गए युवाओं को लड़ते हुए। पहले सरकारों से लड़े, फिर यहां की हाई कोर्ट से लड़े, यहां से निर्णय हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 से पेंडिंग किए हुए हैं। यानी कि जो 20,000 से ज्यादा छात्रों के हितों का मामला है, वो सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं। लेकिन जो उन्हीं की जाति पृष्ठभूमि का मामला आता है, मजबूरन ये बात कह रहा हूं बड़े अफसोस के साथ, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि अमूमन न्यायिक चरित्र जाति में भटक जाता है। तो जब इस तरह के कोई मामले सामने आते हैं, तो उसमें आनन फानन, चाहे ईडब्ल्यूएस हो और चाहे अभी ये प्रकरण हो, जो भी प्रकरण सवर्णों के हित में हो या सवर्णों के खिलाफ हो, उसकी सुनवाई जल्दी होती है, उसमें तुरंत इंसाफ भी मिल जाता है। मंडल कमीशन याद करिए, ओबीसी को पहले तो अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, एससी वर्ग ने भी उसमें साथ दिया। लड़ाई लड़ने के 10 साल बाद तब कहीं मतलब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई 90 में जाकर के। लेकिन उस सिफारिशों के लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अटक गया मामला। सुप्रीम कोर्ट से मामला निकलने के बाद तब कहीं जाकर के ओबीसी को आधा अधूरा, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं हो पाई, बमुश्किल 3-4 सिफारिशें ही पूरी हो पाई उसमें। यानी कि आधा अधूरा भी कह लें, क्या थोड़ा बहुत जो झुंझुना मिलना था वो बड़ी मुश्किल पास हो पाया। लेकिन यहां देखो आप, ना सवर्ण तबके को सड़क पर उतरना पड़ा, ना लाठियां खानी पड़ी, ना जेल जाना पड़ा, लेकिन आनन फानन में 3 दिन के भीतर उनका सब कुछ संसद से होता है। राष्ट्रपति भी मोहर लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगा देती है, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण धड़ाधड़ लागू भी हो जाता है। कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई बहस नहीं, ना प्रमाण पत्र बनवाने में समस्या, ना किसी बात में समस्या। तो इसलिए समझ में आता है कि हां, भारत में जो न्यायिक चरित्र है वो भी कहीं ना कहीं अपने जातिगत पूर्वाग्रहों से घिरा हुआ है। एक बात मैं और कहता हूं कि जिस तरीके से तर्कवादी मानते हैं कि जीवन और मरण सत्य है, वैसे ही इस देश में मृत्यु भी सत्य, वैसे ही इस देश में जाति भी सत्य है। सोचिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि जन्म मरण के सत्य इस देश में जाति है, जो आपके जीवन में जीते जी तो रहती ही है, आपके मरने के बाद भी साथ चलती है, जो तय करती है कि किस तरफ आपको किस उस
अंतिम संस्कार कहां पे किया जाएगा, जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, किस पद्धति से किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, ये आपके जाने के साथ भी चलती रहती है। लेकिन मैं एक बात से खुश हूं कि यूजीसी ने का जो गाइडलाइंस आई, यूजीसी की गाइडलाइंस, एक बहस इस पे हो सकती है कि क्या झुंझुना भर था, उससे मिल क्या सकता था, क्या हासिल हो जाता जो इतना बड़ा हल्ला मच रहा था। तो मैं इस पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये बात उन जातिवादियों से, जातंकवादियों से पूछिए जो मंडल कमीशन की तरह इस बार फिर से सड़कों पर उतर आए थे और अपने आप को मरने मारने पर उतारू हो गए, गालियां देना शुरू कर दिया, समाज में विद्वेष फैलाना शुरू कर दिया, यानी कि उनको लग रहा होगा कि इससे कुछ मिल सकता है। मैं इस पे जाना नहीं चाहता कि उससे क्या मिलता नहीं मिलता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उस तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, जो तथाकथित हिंदू हिंदू भाई की अवधारणा है, उसकी ताबूत में कील ठोक दी। 5 दिन पहले, 7 दिन पहले तक जो कहते नहीं थकते थे कि हमारी लड़ाई तो एक खास समुदाय से है, हम सब हिंदू आपस में भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, कटोगे तो बटोगे, हिंदू खतरे में, मतलब तमाम तरह की अवधारणाएं। लेकिन जैसे ही जाति का कोई एंगल बाहर निकल करके आता है, वैसे ही समुदाय किससे विद्वेष से किस सब खत्म हो जाता है, सिर्फ जाति प्रधान हो जाती है। और जाति प्रधान होकर के जिनको गालियां दी गई, उन गालियों में केवल ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के सामान्य लोग, संगठन वाले लोग, या वो नेता नहीं जो आगे बढ़ करके इसमें आवाज उठा रहे थे, बल्कि गालियां उन लोगों को दी गई। मैं कहता हूं कि धर्म से पहले भी इस देश में जाति है जातंकवादियों के लिए, उन्होंने प्रूफ दे दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको हिंदू हृदय सम्राट, विश्व का सबसे ताकतवर नेता, सबसे शक्तिशाली नेता, जिनको राष्ट्रवादी नेता, प्रखर चिंतक, मतलब तमाम उपाधियों से ये अंधभक्त संबोधित करते थे, लेकिन जैसे ही यूजीसी के रेगुलेशन लागू भी नहीं हो पाए, केवल पब्लिक डोमेन में आए, वैसे ही प्रधानमंत्री से 56 इंची से वो तेली बन गए। तेलिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल, मोदिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल, मोदी तेरी कबर खुदेगी यूजीसी की छाती पर, ऐसे तमाम नारे जिनको मैं यहां बोल भी नहीं सकता, इस तरह की अभद्र भाषा प्रयोग किया गया। मतलब एक बात क्लियर हो गया, क्योंकि बीच बीच में मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हम तमाम संविधानवादी लोग, तर्कवादी लोग, विज्ञानवादी लोग जो बात थ्योरी के माध्यम से समझाते हैं, जैसे साइंस जर्नी चैनल कुछ समझा रहा है, नेशनल जनमत कुछ समझा रहा है, तो लोगों को लगता है कि यार इनके अपने पूर्वाग्रह हैं, इनका अपना कुछ धंधा सेट है, तो ये इस तरह की बातें हमें समझाते रहते हैं। लेकिन जो बीच बीच में इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो हम जो थ्योरी समझाते हैं, वो उसी घटनाओं को, ये तमाम घटनाएं प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा देती है कि हाँ, साइंस जर्नी और नेशनल जनमत सही कहता है, अभी भी इस तरह की असमानता, भेदभाव समाज में व्याप्त है। और रही बात पढ़े लिखे की, कि लोग पढ़ लिख गए तो इससे दूर हो गए, दरअसल जो पढ़ लिख गया वो उतना ही महीन तरीके से और घृणित तरीके से जातिवाद करता है। किसी को लगता है कि हम पढ़ लिख करके किसी ऑफिस में आ गए तो ऑफिस में आपसे जातिवाद उसी महीन तरीके से किया जाएगा। दूसरी बात, किसी को लगता है हम किसी खास ऊंचे पद पर पहुंच गए, तो जितने ऊंचे पद पर आप पहुंचेंगे, आपके साथ उतने ही ऊंचे लेवल का जातिवाद किया जाएगा। अगर ये याद ना हो तो वर्तमान राष्ट्रपति और इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे, उनका किस तरीके से धर्म स्थलों पर अपमान हुआ, ये मुझे किसी से बताने की जरूरत नहीं है। या तमाम जिनको लगता है कि आईएएस बनने के बाद उसका एक अलग समाज हो जाता है और आईएएस किसी जाति का नहीं रह जाता है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के तमाम कार्रवाइयों पर सबसे पहले आईएएस की जाति ही देखी जाती है। नीरज पटेल अगर यहां कुछ बैठ के बोल रहे हैं तो पहले सबसे पहले ये सर्च किया जाएगा किस जाति का है, तो सबसे पहले ये आरोप लगाओ कमेंट में कि जाओ अपनी जाति के लोगों को समझाओ, जाओ अपने जाति के नेताओं पर आरोप लगाओ। तो जाति है कि जाति नहीं, आप कुछ भी कर ले, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक ये जाति साथ में चलती है। इसलिए मुझे इस बात का संदेह है कि अगर सवर्ण वर्ग के लोग ये कह सकते हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है उसमें सवर्णों को न रखने पर हमें संदेह है कि हमारे साथ इंसाफ होगा या नहीं, जबकि पूरी तरीके से मिथ्या है, भ्रामक है। बड़े अफसोस के साथ आज इस मंच पर मैं कह रहा हूं कि जिनको लोग बहुजन समाज का बहुत बड़ा नेता मानते हैं, मायावती जी, उन्होंने भी अपने ट्वीट में उसी फेसबुकिया ज्ञान को उड़ेल दिया है। उन्होंने भी अपने फेसबुक ट्वीट में कह दिया कि हाँ,
जनरल वर्ग के लोग, सवर्ण वर्ग के लोग सही तो कह रहे थे, इक्विटी कमेटी में उससे भी लोग रख लेने चाहिए। लेकिन जब आप पूरा नोटिफिकेशन गौर से पढ़ेंगे तो इक्विटी कमेटी में ये तो लिखा हुआ है, हाँ लिखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांगजन को उस इक्विटी कमेटी में रखना जरूरी है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि सवर्ण इस कमेटी में नहीं होगा। उसी कमेटी के क्लॉज में लिखा हुआ है कि संस्थान का मुखिया उस कमेटी का अध्यक्ष होगा, और संस्थान के मुखिया का मतलब वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर। 90% वही लोग हैं। और ये है कौन लोग? है कौन लोग? अब सोचो कि जो चिंता सवर्णों को खाई जा रही है, सवर्णों को क्या कहें, जातंकवादियों को खाई जा रही है, असलियत में वो चिंता ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को होनी चाहिए थी कि ये क्लॉज रख करके आपने पहले ही हमारे भेदभाव का रास्ता पर काट दिया। हाँ मतलब पर काट दिया आपने। इस पूरे जो क्लॉज था, जो आप नोटिफिकेशन ला रहे थे, उसके पर काट दिए। तो चर्चा इस बात पर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात पर चिंता जतानी चाहिए थी कि संविधान की मूलभूत अवधारणा के तहत कैसे हम वंचित तबकों को वास्तविक समानता के हक तक ला सकते हैं। लेकिन संविधान के क्लॉज होने की बजाय वो तो कुछ खास जाति से आते हैं। अब ये किस आधार पर मैं कह रहा हूं ये भी बताता हूं। अगर सवर्ण वर्ग के लोगों को झूठ में ये चिंता हो सकती है, सोचिएगा, जबकि उसमें क्लॉज है। पहला क्लॉज तो मैंने बताया कि उसमें किसी संस्था का अध्यक्ष रहेगा। उसी में और क्लॉज लिखे हुए हैं नीचे कि किसी संकाय के प्रोफेसर, वो भी एक दो नहीं 3 प्रोफेसर। तो इन पदों पर कौन लोग बैठे हैं? अच्छा, जब कोई जातंकवादी या जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रस्त कोई कुलपति या कोई डायरेक्टर इस तरह की कमेटी का अध्यक्ष होगा, बनाएगा, तो किस तरह के प्रोफेसर को रखेगा ये भी बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो मैक्सिमम उनमें से सवर्ण ही होंगे। उसमें ऑब्लिक भी है कि विभाग अध्यक्ष भी रखे जा सकते हैं। इसके अलावा 2 स्टूडेंट्स को भी उसमें शामिल करने की बात की गई है। मतलब एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ दिया गया, और ये दलाल मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये ब्राह्मणवादी मीडिया उसी को चला रहा है। और हमारे तथाकथित बहुजनवादी नेता, तथाकथित पीडीए वाले नेता भी उसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के टिप्पणियां कर रहे हैं। खैर, अब मैं मूल जो बात मैंने शुरू क्यों की, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है कि, या तमाम नेता इस बात को मानते हैं कि इक्विटी कमेटी में, हालांकि ये झूठ है, इक्विटी कमेटी में सवर्ण वर्ग के लोगों के ना होने से उनके साथ इनजस्टिस हो सकता है, तो मैं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं भी ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ओबीसी, एससी, एसटी के मामले, महिलाओं के मामले, दिव्यांगजनों के मामले अगर एक खास जाति वर्ग के लोग सुनेंगे, तो मुझे भी संदेह है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। उन्हीं के तर्क के आधार पर कह रहा हूं। अगर उनको ये लग सकता है, उन्हीं का तर्क है ये, अगर उनको ये लग सकता है कि वो लोग कमेटी में नहीं होंगे तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, तो हमें क्यों नहीं लग सकता? हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को क्यों नहीं लग सकता कि अगर आप पैनल बनाए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और बात ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई, एससी, एसटी से जुड़ी हुई या महिलाओं से जुड़ी हुई हो, तो क्यों नहीं इसमें महिला प्रतिनिधि जज के तौर पर शामिल करना चाहिए था? क्यों नहीं ओबीसी रखना चाहिए? क्यों नहीं एससी रखना चाहिए? ताकि हमारा भी संदेह दूर हो जाए। अगर आप इतनी छोटी बात पर संदेह कर सकते हैं, मतलब सोचिए इस देश में चल क्या रहा है आज तक सोचिए आज तक ये ऐसा ही करते आए हैं। और आज इनको अपने पर समझ में आ रहा है कि ये नहीं और हैरत देखो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम जो कह दे इस मिलॉर्ड की कुर्सी पर बैठ करके, तुम उसी को वास्तविक न्याय मान लो। मतलब हमसे उम्मीद करते हैं कि उनकी जाति का व्यक्ति हमारे साथ जो भी फैसला दे वो तुम्हारे लिए न्याय है। लेकिन इतना भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि इक्विटी कमेटी में हमारे समाज के चंद लोग, मुट्ठी भरी लोग होंगे, जितनी संख्या बताई है इक्विटी, उससे एक भी ज्यादा नहीं हो सकती है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो उतने लोगों के रहने पर भी इनको लगने लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो जाएगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो टिप्पणी करी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस मामले में स्टे हो ही नहीं सकता था, लेकिन एक अंतर है। अभी आप पहली सुनवाई कर रहे थे, पहली सुनवाई करते समय तमाम चीजों को जांचा जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, डेप्थ क्या है। आपने बिना ये सब चीजों पर बहस किए हुए न यूजीसी को पक्ष रखने का मौका दिया। खैर, केंद्र सरकार पक्ष क्या रखती, मोदी सरकार, वो तो फिक्स मैच था। मैं पहले ही से कह रहा था फिक्स मैच था,
और एक वकील के बयान के बाद तय हो गया कि मैच फिक्स था। क्योंकि अब बात आती है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए सोचना क्यों पड़ता है सरकारों को, बाबा साहब का नाम क्यों लेना पड़ता है सरकारों को, ज्योतिबा फूले का नाम क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि थोक में हुँ, वोटर तो ओबीसी एससी एसटी ही है। केवल सवर्ण हुँ, वोट से तो इनकी दुकानदारी चलेगी नहीं, इनकी सत्ता आएगी नहीं। तो बीच बीच में ओबीसी एससी एसटी को मैनेज करने के लिए इस तरह के झुंझुने लाने पड़ते हैं। लेकिन पता है कि तुम प्रदर्शन कर लो एक तरफ से, तुम प्रदर्शन कर लो दूसरी तरफ से, अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो वहां से तो ये मामला रोका ही जाएगा। और नहीं रोका जाएगा तो ओबीसी एससी एसटी जिसको बीच बीच में लगने लगता है, जो जागरूक हो चुके हैं उनको तो पता है कि सत्ता हमारे हिसाब से डिसीजन नहीं लेती है, नीतिगत फैसलों में हमारी जड़ों पर मत्था डालती है, हमारे बच्चों के भविष्य से लेकर के हमारे पुरखों के इतिहास को जमींदोज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो अभी समझदार नहीं है ओबीसी एससी एसटी तीनों वर्गों में, मैं किसी एक वर्ग पर विशेष आरोप नहीं लगाऊंगा, इनमें जो समझदार लोग नहीं है तो उनको इस तरह की झुंझुने पकड़ा करके ये बता दिया जाता है देखो सरकार तुम्हारे लिए सोच रही है। अब सरकार यहां भी खुश कर ले गई और सरकार वहां भी खुश कर ले गई, कि क्योंकि सबको पता है कि आजकल किस तरह का माहौल है और न्यायपालिका भी निष्पक्ष नहीं रह गई है। तो वो दबी जुबानी साबित कर ले जाएंगे कि हमने उचित पैरवी नहीं की, तो देखो ये रोक दिया गया। तो यानी कि सवर्ण भी खुश और ओबीसी एससी एसटी वर्ग भी खुश। तो सॉलिसिटर जनरल को खड़ा जरूर किया मोदी सरकार ने, लेकिन ये वहीं के वकीलों का कहना है कि सॉलिसिटर जनरल ने कोई विरोध नहीं किया। जबकि अगर कोई रेगुलेशन, अगर कोई कानून, अगर कोई विधेयक सरकार की तरफ से प्रोड्यूस हुआ है, सत्ता की तरफ से गया है, तो सॉलिसिटर जनरल खड़े होकर के कहते हैं कि इस मामले में कुछ तारीख दे दीजिए, सुनवाई का मौका दे दीजिए, अभी स्टे मत लगाइए, अभी हमारी बात सुन लीजिए, उस पक्ष को सुन लीजिए। लेकिन इस मामले में मौन स्वीकृति, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल खुद उसी समाज से आते हैं, तो खड़े होकर के मजा ले रहे थे कि भाई तुम भिड़ जाओ, तुम भिड़ जाओ, अंतोगत्वा वोट बैंक की खेती तो हमें ही लहलहानी। तो मकसद मोदी सरकार का क्या था मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक चरित्र पर है। समाज की सामान्य भाषा की भ्रांतियों को जो जो हम तमाम संगठनों के लोग चर्चा करते हैं, जो चर्चा सवर्ण संगठनों ने, करणी सेना ने, ब्राह्मण महासभा ने, सवर्ण परिषद, तमाम इस तरह के लोगों ने की होगी, उसी तरह की टिप्पणियां और उसी तरह की चर्चा जब सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड्स द्वारा आती है तो दिल दुखी होता है और सोचने पर विवश करता है कि कब तक सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और यहां तक कि लोअर जुडिशरी के पीसीएस, लोअर जुडिशरी के जजेज एक परीक्षा पास करके बनते हैं पीसीएस जे की परीक्षा से। और यही वजह है कि ऐसा नहीं कि लोअर जुडिशरी एकदम से सारी चीजों से मुक्त हो गई, लेकिन लोअर जुडिशरी में ओबीसी एससी एसटी के लोग आने लगे हैं क्योंकि परीक्षा यहां होती है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से उच्च न्यायपालिका में कुछ खास जातियों का, परिवारों का, वर्गों का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि वहां कोई परीक्षा नहीं, केवल एक लॉ की परीक्षा सामान्य तरीके से पास करना है। कहीं से भी कोई एलएलबी कर सकता है, एलएलएम कर सकता है, 10 साल की उसकी वकालत होनी चाहिए, एडवोकेसी होनी चाहिए, और 10 साल में भी सरकार का, जो मौजूदा सरकार है उसका कहीं ना कहीं से चरण चुंबक होना चाहिए। बिना कोई एग्जाम दिए सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगी अपना कोलेजियम बना करके, अपना खुद का कोलेजियम बना करके। दुनिया का ये अनोखा सिस्टम है कि खुद अपने आने के लिए अपने ही घर के लोग तय कर लेते हैं कि हाँ ये लोग चुन करके आ जाएंगे, और देश के सबसे सम्मानित पदों तक पहुंच जाते हैं, जो सबके ऊपर आदेश दे सकते हैं, सब पर हुक्म चला सकते हैं, जो धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स कहलाते हैं। सोचिए, एक प्राइमरी का अध्यापक बनने के लिए, चपरासी तक बनने के लिए आपको परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन देश में जस्टिस की कुर्सी तक पहुंचने के लिए, न्यायमूर्ति बनने के लिए आपको किसी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसलिए यह निर्णय फिर से एक बार कहता है कि अगर आपको कोई डर नहीं है, भाई आप योग्यता की बात कर रहे हो, हम भी योग्यता की बात कर रहे हैं, परीक्षा से आ जाओ भाई, परीक्षा का सामना करो, एक न्यायिक सेवा आयोग बनाओ, न्यायिक सेवा आयोग बना करके आप जैसे एग्जाम लेते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू जो आपको रखना है रख लीजिए, लेकिन परीक्षा तय करे कि कौन जाएगा, तभी ये चीज दूर हो पाएगी। नहीं तो मोरनी के आंसू से, मोर के आंसू से बच्चे पैदा करवाते रहेंगे मोरनी। बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे ऐसे जजेस अच्छा लोग एक भी। एक
जी, जी। एक ये भी ये ब्राह्मणिज़्म का ये कहना था, ब्राह्मणों का ये कहना था कि भई हुँ, इस नियम से ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, उनके साथ हुँ, जातिवाद हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉलेज में सब लोग पढ़े हैं और हुँ, स्कूल विद्यालयों में हुँ। ये जो तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनके साथ कैसे जातिवाद होता है? और या फिर जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, ये कैसे इनके साथ जातिवाद कर देते हैं? मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ। ये भी बड़ा मुद्दा ये लोग बोल रहे हैं। जी। अब आप ये समझिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका, रूल रेगुलेशन की जो गाइडलाइन आई, उसमें ब्राह्मण शब्द तो कहीं लिखा नहीं है, हुँ, उसमें ठाकुर शब्द तो कहीं लिखा नहीं है, उसमें बनिया शब्द तो कहीं लिखा नहीं है, उसमें कायस्थ शब्द तो कहीं नहीं लिखा नहीं है। जनरल में मुस्लिम भी आते हैं, अगर सवर्ण तबके की बात है, तो अशराफ जो तबका है मुस्लिमों का, वो सब जनरल में ही आता है, यानी कि वो हुँ, भी इसमें गाइडलाइन में कवर नहीं हो रहा था। तो तकलीफ केवल एक जाति के ही लोगों को क्यों? ऐसा नहीं कि ठाकुर नहीं आए, लेकिन हुँ, हुँ, इस तरह के सारे मामलों को लीड एक ही जाति क्यों करती है? दरअसल उनको पता है हुँ। कि डिस्क्रिमिनेशन हम वो दरअसल चीख-चीख करके बताना चाहते हैं। मैं 2 मिनट की एक घटना का ज़िक्र करता हूँ। मैं एक हुँ, हुँ, जगह हिंदुस्तान पेपर में था, तो वहां पर मैंने एक खबर लिखी किसी स्कूल के बारे में, और उस स्कूल का, चूंकि उस स्कूल में बहुत बड़े-बड़े संपादकों के बच्चे, आईएएस के बच्चे, पीसीएस के बच्चे, आईपीएस के बच्चे पढ़ते थे, तो मुझसे कहा गया कि उस विद्यालय का नाम मत लिखो, किसी बच्चे के साथ कुछ भेदभाव हुआ था। तो नाम नहीं लिखा मैंने। लेकिन अगले दिन एक खास स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? कि हुँ, भाई हुँ, हम कहां कह रहे हैं कि तुम जातिवादी हो, तुम क्यों हुँ, कह रहे हो कि हमें सबसे ज्यादा डर है? दरअसल डर सबसे ज्यादा उसको है जो वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन करता है। एक बात, ऐसा नहीं है कि ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता कि कहीं पर दलित ने ओबीसी के साथ, ओबीसी ने दलित के साथ, या किसी दलित ने ब्राह्मण के साथ कहीं कोई मारपीट ना की हो। ये छोटी मोटी घटनाएं संभव है, लेकिन ये रूल नहीं बन सकते। ये कुछ एक उदाहरण हो सकते हैं, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, और अपवाद कभी रूल नहीं होते। लेकिन अपवादों के बियॉन्ड जाकर के जिन लोगों को ये डर सता रहा है, मैं उनसे सिर्फ कह रहा हूं कि आप लिस्टिंग कर लीजिए, मेरी बात मत मानिए, साइंस जर्नी की बात मत मानिए। ऐसे तमाम वो लोग जो जातंकवादी मानसिकता से ग्रसित है, वो जरा लिस्टिंग उठा करके देख लें। बड़े स्कूलों की बात नहीं, छोटे स्कूलों पे आता हूं। जो इस तरह की घटनाएं कवर की गई हो पिछले 5 सालों में, जिसमें किसी शिक्षक ने किसी बच्चे को कान में थप्पड़ मार दिया, उसके कान से कुछ बहने लगा, इतनी जोर से डंडा मार दिया कि उसका हाथ में स्वेलिंग आ गई, ऐसा कुछ कर दिया कि घड़े से मटके से पानी पीने पर उसको सिर फोड़ दिया। मतलब इस तरह की जितनी भी घटनाएं, मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूं, छोटे स्कूलों की, अभी ऊंचे लेवल पर जा ही नहीं रहा, इस तरह की घटनाएं जहां सामने आई हो, फिर तो वो डॉक्टर पायल तड़वी और रोहित वेमुला अलग मसला है। मैं छोटी घटनाओं की बात कर रहा हूं। मेरी बात मत मानिए, लिस्टिंग करके देख लीजिए कि इनमें जिस बच्चे को पीटा गया, उस बच्चे की जाति क्या है, और जिसने पीटा उस शिक्षक की जाति क्या है। आपको यह तय हो जाएगा कि किसके साथ भेदभाव हो रहा है और कौन भेदभाव कर रहा है। निश्चित तौर पर यह बात प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि अच्छा एक एकाध घटनाओं। हाँ। एक जी। ब्रह्मवादी बच्ची जो है, वो एक वीडियो शेयर करती है और बोलती है कि मान लीजिए कि मुझे किसी की जाति नहीं पता चली, मैं किसी ओबीसी या एससी, एसटी के साथ एंगेज हो गई और कहीं मुझे करियर जी। बनाना हुआ और मैं अलग हो गई, तब तो वो मेरे पे ये एक्ट लगा देगा, मैं तो फँस जाऊँगी। तो मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि इनका ये डर कितना जायज़ है? नियम और अपवाद में मैं वही कह रहा हूं ना, फर्क है। वो लड़की जो ये आरोप लगा रही है, वो लड़की इस तरह का एक उदाहरण भी तो दे साथ में। अगर सरकारों को, कोर्ट को, या तमाम आतंकवादियों को यह डर है कि इस तरह के क्लॉज आ जाने से हमारे साथ अन्याय होगा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं, वो ऐसा डर सता रहे कि आगे अन्याय होगा, तो मुझे ये बताइए कि इस देश में फिर कोई भी नया कानून बनना ही नहीं चाहिए। अगर निर्भया केस में एक नया कानून आया देश में, हुँ, रेप को लेकर के, इस तरह की घटनाओं को लेकर के, महिलाओं के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के आया ना, उसके बाद तमाम हुँ। कमेटियां भी बनी अलग अलग ऑफिस में, तो उसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए, पहले ही से मान लेना चाहिए कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।
किसी भी रिवॉल्वर का आविष्कार, भाई रिवॉल्वर एक जायज चीज मानती है ना सरकार, उसका लाइसेंस देती है। अब ना होता है वरदान, ना होता है अभिशाप, मनुष्य का ही प्रलाप बना देता है वरदान को अभिशाप। अब उसको इस्तेमाल करने वाले लोग कैसे हैं? रिवॉल्वर का इस्तेमाल आप किसी की रक्षा के लिए कर रहे हैं। भाई तमाम सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद बॉडीगार्ड मिले हुए हैं, खुद मिले हुए हैं। तो क्या वो ये कह दें कि रिवॉल्वर का आविष्कार गलत हुआ था और ये लाइसेंस बांटने बंद कर देने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कर दे ये नियम। आविष्कार यानी कि कोई भी नियम बनता है, कोई भी कानून बनता है, वो किसी अच्छी मंशा से बनाया जाता है, किसी को संरक्षण देने के लिए बनाया जाता है। लेकिन ऐसा मैं एक सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक घटनाओं को देख करके हजारों लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। ये मेरे घर के आंकड़े नहीं है, यूजीसी ने खुद बताया कि 1160 लोगों के साथ, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह का हो सकता है, तो ये 1160 जो संख्या है बच्चों की, ये केवल जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं। रोहित वेमुला हो, डॉक्टर पायल तड़वी हो, इनके केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद केंद्र सरकार से कहा था कि कुछ गाइडलाइन तय करिए, कुछ नियम बनाइए, रेगुलेशन लाइए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उस समय तो भावावेश में कह दिया था, लेकिन जब यूजीसी किसी भी मंशा से, कुछ भी मंशा रही हो केंद्र सरकार की, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, किसी भी मंशा से अगर रेगुलेशन लेकर के आती है कायदे से, सुप्रीम कोर्ट को संविधान की मूलभूत धारणा को समझते हुए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5) में जो समानता की बात की गई है उसका, और जो ये कहा गया है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, उन्हीं का पालन करते हुए कायदे से सुप्रीम कोर्ट को इन गाइडलाइंस को और मजबूत करवाना चाहिए था। ये निर्णय देना चाहिए था कि ये गाइडलाइंस ठीक से लेकर के आइए। अब आप कहेंगे कि अभी स्टे ही तो लगाया है, बिल्कुल ठीक बात है, यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी आपने अंतिम निष्कर्ष नहीं लगाया, निकाला है, अभी महज स्टे लगाया है। तो महज स्टे देते समय क्यों आपने अपने दिमाग के सारे जाले निकाल करके रख दिए? आपने स्टे देते समय ऐसी टिप्पणियां की हैं मानो आप अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच गए हो। मैं बहुत मैं बहुत संवैधानिक बात कह रहा हूं। मैं किसी संगठन के व्यक्ति की तरह या किसी खास कम्युनिटी या वर्ग से आने की वजह से ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम सब गलत कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको प्रथम दृष्टया लग रहा था कि गाइडलाइंस में कुछ कमी है, तो हाँ, तरीका यही हो सकता है कि चलो अभी इसको कुछ दिन के लिए रोक देते हैं, गाइडलाइंस ठीक कर लेते हैं। लेकिन मंशा जो आपकी है, आपके भाषण में, आपके निर्णय में झलक रही। आपने पहले ही कह दिया कि सब गलत है, ये मतलब संविधान की अवधारणा के खिलाफ है और इससे समाज बंट जाएगा, इसमें छात्रों के बीच में भेदभाव की भावना पैदा हो जाएगी। यानी कि आपका मकसद है ही नहीं कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को जस्टिस मिल पाए। हैरत देखिए, पूरा जो गाइडलाइन है वो किस आधार पर बनी है? इक्विटी। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है समता, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है समता के आधार पर बनी है। उसमें कहा गया है कि हम भेदभाव रहित समाज बनाने के लिए कर रहे हैं, असमानता रहित समाज बनाने के लिए कर रहे हैं। अब अगर भेदभाव, असमानता और समता शब्द से ही जातंकवादियों को और उन्हीं की जाति के बैठे हुए मिलॉर्ड्स को तकलीफ हो जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि ये निर्णय कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, संविधान के आर्टिकल्स के हिसाब से दिया गया है, बल्कि यह निर्णय अपने जातिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर दे दिया गया है। जी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ। पहले तो वो जो लड़की, जो ब्रह्मवादी लड़की जो थी, ये भी बात मैं क्लियर कर दूं। वो जो लड़की ने आरोप लगाए, तो ऐसे आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है कि शायद ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। लगा सकती है, वो लड़की खुद लगा देगी कि इसने मेरे साथ छेड़खानी कर दी। वो तो और तगड़ा कानून है। ये बताइए, जो लड़की, यही मैं कहना चाह रहा हूं, जो लड़की को ये आशंका है, तो उस लड़की के रिलेशन में जो व्यक्ति जाएगा, उसको कितनी बड़ी आशंका होनी चाहिए कि ये छेड़छाड़ का आरोप लगा देगी? अब तो घूर के देखना भी रेप की श्रेणी में आ गया है। तो यानी कि ये क्लॉज भी गलत बन गए हैं। आप कोई भी कानून उठा लीजिए, आप उसी को गलत साबित कर दीजिए। फिर मतलब हमारे बच्चों की जान जा रही है और इनको रिलेशनशिप की पड़ी हुई है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि तर्क भी देखिए कि किस तरीके से दिए जाते हैं, जो कहीं भी मतलब तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इनको आप कुतर्क कह सकते हैं। और जो महिला लगा रही है, मुझे लगता है कि उसका सामान्य ज्ञान बेहद कम है।
उसके पास खुद इतने कानून पहले से मिले हुए हैं कि उसके सामने जो ये जाति वाले जिन कानूनों का तथाकथित उसको डर है, इवन वो ऐसे भी हल्ला कर दे कि ये मुझे छेड़ रहा है, तो वहां पब्लिक पकड़ के उसको पीट देगी, बिल्कुल जो भी बिल्कुल होगा उसको। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत और बेवकूफ टाइप के अच्छा, ये कुतर्क कर रहे हैं लोग जी। दूसरी चीज, आप बताओ जिन समाजों में हम रहते हैं, क्या हमारे आपके सामने खुद उस लड़की के सामने क्या ऐसे आरोप नहीं है कि कई बार छेड़छाड़ के गलत आरोप लग जाते हैं, बाद में निकलता है कि किसी और तरह का झगड़ा था, कुछ और तरह की बात थी। तो क्या इस तरह की 2 या 4 घटनाओं को आदर्श मानते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहेगा कि सारे कानून जो बनाए थे सब नल एंड वाइड कर दिए जाते हैं, सब खत्म कर दिए जाते हैं क्योंकि इनका मिसयूज हो रहा है? कोई भी चीज बनाओगे निश्चित तौर पर उसके मिसयूज से, क्षणिक मिसयूज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि मिसयूज होगा कैसे? जब कमेटी में तुम्हारे व्यक्ति बैठे हैं, जब कमेटी में तुम्हारे प्रोफेसर बैठे हैं, कुलपति बैठे हैं, तुम्हारे वर्ग के अन्य छात्र बैठे हैं, और इतनी लंबी चौड़ी इक्विटी कमेटी है जिसमें निश्चित तौर पर अगर पूरे आकलन करेंगे तो सवर्णों की संख्या ज्यादा बैठ जाएगी, क्योंकि इक्विटी कमेटी में सिर्फ एक बात लिखी है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिला से होना जरूरी है, तो एक एक रख लिया जाएगा। बाकी जो इतने सब थोक में रखे जाएंगे ये कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? आशंका होनी चाहिए। अच्छा, ये भी छोड़िए, अभी तमाम संस्थानों में लाइजन ऑफिसर बनाए जाते हैं। लाइजन ऑफिसर ओबीसी से भी बनाए जाते हैं और एससी से भी बनाए जाते हैं। तो ओबीसी का लाइजन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि ओबीसी से जुड़े हुए जो भेदभाव के मामले आते हैं उस संस्थान में, वो उनकी तरफ से पक्ष रखता है, और एससी लाइजन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है वो एससी की तरफ से, एससी एसटी का है। तो जब लाइजन ऑफिसर अभी जो नियुक्त है तमाम संस्थानों में, उनकी हैसियत नहीं है कि ओबीसी का ओबीसी के पक्ष में बात कर दे, एससी का एससी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नियुक्त होते हैं संस्थान के मुखिया की तरफ से, यानी कि जो तमाम जगह एकेडमिक काउंसिल कही जाती है उनकी तरफ से। तो एकेडमिक काउंसिल में जब बहुतायत सवर्णों की है, जब मुखिया ज्यादातर जगह सवर्ण बैठे हैं, तो वो हितैषी नहीं, गुलाम व्यक्ति को उस पद पर बैठा लेंगे। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि तमाम संस्थानों की, पीजीआई, केजीएमयू, तमाम अन्य विश्वविद्यालय जहां पर इस तरह के लाइजन ऑफिसर बनाए जाते हैं तमाम इंस्टीट्यूट्स में, उन लाइजन ऑफिसर से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उन्हीं के वर्ग के लोग सहमत नहीं होंगे, उनको पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि लाइजन ऑफिसर बनाने में एक डिमांड बार बार की जा रही है कि लाइजन ऑफिसर बनाते समय एससी वर्ग के प्रोफेसरों से पूछा जाए। जैसे बहन जी को बड़ी चिंता हो रही थी कि दूसरे पक्ष से पूछ तो लिया जाता कम से कम एक बार। क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि हाँ मतलब कुछ दोनों पक्षों से ऐसा कुछ, मतलब उनका लबोलवाब ये था ट्वीट का कि दोनों पक्षों की सहमति से, हाँ उन्होंने कहा सहमति से। तो ईडब्ल्यूएस लागू करते हुए कौन से पक्ष से सहमति ले ली थी आपने? किस पक्ष से पूछा नहीं गया था। हाँ, मतलब गजब तर्क है, मतलब कुतर्क है। हमें तो हमारे जो भी कानून आते हैं हमें जान देनी पड़ती है, और इनके लिए बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाता है। जब आप सहमति की बात कर रहे हैं, पक्षों की सहमति से, तो इतने सालों से ये डिमांड पेंडिंग चली आ रही है कि एससी वर्ग का जो लाइजन ऑफिसर बनाया जाए वो एससी वर्ग की सहमति से, यानी कि एससी के जो एसोसिएशन है तमाम इंस्टीट्यूट में, उनसे पूछ लिया जाए कि आपके वर्गों के हित में काम करेगा कि नहीं। ओबीसी वालों से पूछ लिया जाए काम नहीं पूछा जाता है, एक मुखौटा बैठा दिया जाता है। तो अभी इतने सालों से जो मुखौटा बैठे हैं, जब वो तुम्हारा जातिवादी सिस्टम, जो भेदभाव वाला सिस्टम, असमानता वाला सिस्टम नहीं तोड़ पा रहा है, तो ये गाइडलाइन आकर के अचानक से तुम्हारा सिस्टम कैसे धराशायी कर देती। दरअसल एक चीज जो हुई है उसकी वजह से ये घबराए हुए। ये अनजाने में हुआ या किस वजह से हुआ, इन्होंने एससी एसटी के साथ कई सालों बाद ओबीसी को क्लब कर दिया है। अभी तक क्या होता था, कोई भी क्लॉज आता था तो उसमें ये एससी एसटी का होता था, तो मूर्ख ओबीसी को, जो सामंतियों का लठेत बना हुआ है, उसको बरगला लेते थे, कहते थे कि ये तो देखो तुम्हारे भी खिलाफ है, जब एससी एसटी एक्ट लगेगा तो देखो ओबीसी को भी लग जाता है, ये बरगला लेते थे। लेकिन इस बार यूजीसी ने मूर्खता में या कौन से उसमें ओबीसी एससी एसटी को साथ रख दिया। अब साथ रखने से यूनिटी बन गई। अब तुम भड़काओगे कैसे, किसके खिलाफ जाओगे? तो इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ कि वो कुछ खास जातिवादी अलग थलग पड़ गए,
और पूरा 85% जिसको तबका कहा जाता है वो संख्या कितनी होगी? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं भैया जाति गिनवा लो, जातिवार जनगणना करवा लो, अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं। तो इनको लगा कि ये सब एकजुट हो गए। और मैं इस बारे में एक बात को लेकर के धन्यवाद दूंगा सांसद चंद्रशेखर आजाद को। हालांकि सब जानते हैं कि मेरे अच्छे संबंध हैं, इसके बावजूद भी मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि सच बात को कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने तमाम उनकी डिबेट्स देखी। चंद्रशेखर आजाद चूंकि बाई डिफॉल्ट जन्म से एससी वर्ग में आते, तो बार बार ये कहने की कोशिश की गई कि भाई ओबीसी क्या अन्याय नहीं करता है क्या? मैं खुद कह रहा हूं कि हाँ, बहुत जगह ओबीसी इतना मूर्ख है कि अन्याय करता है, अत्याचार भी करता है, खेतों पर मारपीट भी करता है। लेकिन आपको ये चुनना पड़ेगा कि बड़े फलक में हमारा नेचुरल दोस्त कौन है, नेचुरल अलायंस कौन है, कौन बड़े फलक पर हमारे साथ खड़ा रह सकता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों की पृष्ठभूमि भी ये कहती है कि हम सब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े थे। तो सांसद चंद्रशेखर आजाद दलित में चूंकि जन्म लिए हैं, मैं उनको दलित नेता नहीं कहता, ना वो खुद कहलाना पसंद करते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद ये कह देते कि हाँ निश्चित तौर पर ओबीसी के लोग गलत करते हैं, ओबीसी, तो वो कहीं ना कहीं यूनिटी टूटती हुई दिखाई देती। लेकिन इसमें होशियारी रखी। दो नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, चंद्रशेखर आजाद का और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का, जिन्होंने मुखर तौर पर सीधे सीधे बिना लाग लपेट के, बिना इधर से घुमाए उधर से घुमाए, बिना इधर से कान पकड़े, सीधे सीधे कहा कि हम यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में हैं और हाँ, तमाम शैक्षणिक संस्थानों में हक वंचित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होता है। तो इस यूनिटी को उन्होंने भी ओबीसी वर्ग का होते हुए स्टालिन साहब ने भी कायम रखा और चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ी खूबसूरती से बहुजन यूनिटी को कायम रखा। तो सबसे बड़ी इनकी चिंता यह है क्योंकि ओबीसी वर्ग की आबादी भी ठीक ठाक है, सबसे ज्यादा है। ओबीसी कई जगह पर संसाधन वाला भी हो गया है, भले ही कुछ खास जातियों के लोग हुए हो ऊपर वाले। लेकिन हाँ, एक बात देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, जब ओबीसी आप कहते हो तो ओबीसी का मतलब ऊपर तबके की कुछ 3-4 जातियां नहीं होती जिनकी संख्या ज्यादा है। जब ओबीसी आप कहते हो तो ओबीसी का मतलब दर्जी भी होता है और इस समाज के मैक्सिमम लोगों का स्टेटस आप गांव में देख लीजिए। जब आप ओबीसी कहते हो तो कुम्हार भी होता है, बढ़ई भी होता है। जब ओबीसी आप कहते हो तो नाई भी होता है। जब ओबीसी आप कहते हो तो समाज के तमाम वो तबके जिनके जातियों के नाम तक आप नहीं जानते, नोनिया समाज हो, लोधी समाज, बहुत सारे समाज हैं क्योंकि 3000 जातियों में विभक्त है। तो ओबीसी कहने पर केवल आप 3-4 जातियों के चेहरे क्यों दिखाते हैं, जिनके विधायक ज्यादा, जिनके सांसद ज्यादा, जिनके जाति से लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जब ओबीसी के डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो गांव में जाकर के देखो जरा कि ओबीसी की वो तबका जो संख्या में कम है, जो विकास में आज भी पीछे छूटा हुआ है, उनके साथ वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं, उनके रहन सहन का स्तर क्या है, वो किस तरीके से। कई ओबीसी तो ऐसे हैं जिनका स्थिति मतलब एससी एसटी से भी गया गुजरा हुआ है, काफी डाउन। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत सारी जातियों को मैं ऐसे जानता हूं, लेकिन नाम लेने में कई बार कॉम्प्लेक्स भी लगता है सामने वाले को, इसलिए मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन ये हकीकत है कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड इसमें शामिल कर दिए गए ओबीसी में, लेकिन उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। तो जब आप मान लो ओबीसी एसटी की भी बात करते हैं तो केवल आप 3-4 जातियों को क्यों दिखाना चाहते हैं? ओबीसी में भी, अच्छा उन 3-4 जातियों की भी बात कर लें तो उन जातियों में भी अगर बामुश्किल 10 से 20% लोग ही होंगे जिन लोगों को आप कह पाए कि बड़ी अच्छी स्थिति में जी रहे हैं। बाकी उधर भी समाज की स्थिति गांव में जाकर के देख लो तो वही पड़ी हुई है। आप सोचो एक जाति की मैं जिक्र ही कर देता हूं। ये माना जाता है कि पटेल समाज और यादव समाज और मौर्य समाज, अमूमन इन 3 जातियों का नाम लिया जाता है, सक्षम है, ठीक है। आप सोचिए कि पटेल समाज के उत्तर प्रदेश में 42 विधायक हैं, लेकिन आप देखो इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण क्या होगा। एक विधायक यानी कि विधानसभा का सदस्य ताकतवर इंसान है और सत्ता पक्ष का है, उस सत्ता पक्ष के पिछड़े वर्ग के एक विधायक को सीएम का सजाती एक सामान्य सा वकील थप्पड़ मार देता है, सार्वजनिक तौर पर वीडियो वायरल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी उसको थाने नहीं बुलाया जाता। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण नहीं है? अब ये बताओ, ये इस किस आधार, ये आर्थिक आधार पर हुआ था या ये सामाजिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ था? ये केवल एक उदाहरण नहीं है। इस आप अच्छा छोड़ दीजिए ये बात। जिन लोगों को ये लगता है कि ओबीसी में कुछ जातियां अब सक्षम हो गई तो फिर उनको इन तथाकथित हिंदुत्ववादियों को हिंदुत्व का ठेकेदार मान लेना चाहिए।
अगर राधिका पटेल को कथा मंच से नीचे उतार दिया जाता है, ये कहते हुए कि तुम पिछड़े वर्ग की हो कथा नहीं कह सकती, जब यादव कथावाचक की चुटिया काट दी जाती है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सीएम रहते हुए, मोहन यादव के सीएम रहते हुए यादव समाज के एक व्यक्ति की चोटी काट दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी इतनी हैसियत, ब्राह्मण जो चोटी रखते हैं वो तुम भी वो सिखा रखोगे, तुम भी वो चोटी रखोगे। जिस जाति के लोग कहते हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री हमारी जाति का बन गया, हालांकि नरेंद्र मोदी जी का तेली जाति से सीधा कोई संबंध नहीं है, मोडघाची जाति के हैं वो, लेकिन क्योंकि उत्तर भारत में उनकी जाति नहीं है तो वोट बैंक के हिसाब से वो तेली बने रहते हैं, खैर वो उनका मसला है। लेकिन हमने चलो मान लिया कि वो जिन कुछ लोगों को लगता है तेली समाज के लोगों को कि वो हमारी जाति के हैं, साहू समाज के लोगों को, तो चलो हमने मान लिया कि प्रधानमंत्री आपकी जाति है, लेकिन प्रधानमंत्री तो आपकी जाति का बन गया, लेकिन आपकी जाति की कथावाचका को छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू कहा जाता है तुम मुजरा करो, नचनिया हो तुम कथा व्यास पे पीठ पे नहीं बैठ सकती। तो किसके साथ नहीं हुआ? मौर्याओं के साथ हो गया, यही उत्तर प्रदेश की घटना है। उनसे कहा गया कि तुम ब्राह्मण बनकर के कथा क्यों कर रहे हो, तुम मौर्य हो, तो मौर्य तुम यहां कथा नहीं कर सकते। मौर्य के साथ हो गया, लोधी के साथ हो गया, कुर्मी के साथ हो गया, यादव के साथ हो गया। तो किसको भैया तुम क्रीमी लेयर अपर तबका बता रहे हो? तुम तो सबके साथ वही पिछड़ा समझ करके भेदभाव कर रहे हो। तो फिर तुम किस आधार पर कह देते हो कि कुछ खास जातियों में लोग मजबूत हो गए? मजबूत जिनको तुम कह रहे हो उनको भी तो तुम सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मान रहे हो, उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव कर रहे हो। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर आप जिन जातियों को सक्षम कह रहे हैं, वहां सामंतवादी जिलों में इनकी स्थिति इतनी खराब है। मैंने लड़ाई लड़ी थी प्रतापगढ़ कांड में, पटेल समाज के लोगों के घर जला दिए गए थे, कुछ दो सत्ता संरक्षित जातियों के द्वारा, और वही जो तथाकथित कह रहे हैं कि सक्षम जातियों से है, उनके घरों की स्थिति आप जाके देख लो, खप्पर तक नहीं है उन घरों में, तमाम घरों में उनकी हैसियत नहीं थी कि वहां के किसी नेता के खिलाफ बोल दें। तो आज भी अच्छा, अब यहां पर लॉजिक क्या दिया जाएगा? अब मेरी इन बातों पर लॉजिक ये दिया जाएगा कि जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आप, यही स्थिति तो सवर्णों में है। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन इस बात को समझिए कि जिस ब्राह्मण के घर में छप्पर नहीं है, उसको कथा पीठ पर बैठने पर सम्मान मिलता है। लेकिन जिस पटेल और यादव के घर 5 मंजिला के हैं, उनको भी व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है इस धर्म में। यही तो मूल अंतर है जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल यहां पर जो भेदभाव है वो आर्थिक आधार पर है ही नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है कितना नहीं है। यहां पर भेदभाव जाति जनरेटेड है। कोई व्यक्ति मंच पर बोल रहा है तो ये तय कर लिया जाता है कि जाति का है, उसके हिसाब से इसको कितनी गालियां दी जाएंगी। अब ये बताओ आप, अगर जाति संरक्षित नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बड़ा ताकतवर व्यक्ति कोई है देश में? प्रधानमंत्री की हैसियत से संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको भी इन सवर्ण समाज के लोगों ने जातिगत गालियां दी हैं, जातिगत। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? जिसको तुम हिंदू हृदय सम्राट बताए नहीं सकते थे, जो बेचारा तुम्हारे लिए ईडब्ल्यूएस लेकर के आया, गैर प्रधानमंत्री जी तो कई बार कहते आए हैं कि मुझे तो लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। अब नहीं बोल रहे हैं, एक बार तो फिर से बोलना चाहिए कि अब किसने बोला है। पहले तो बोलते थे कि मैं ऐसे समाज से आया हूं इसीलिए मुझे कोई भी बोल देता है। अब एक बार फिर से बोले ना, आप कौन बोला है? अब मुंह सिला हुआ है क्योंकि वोट बैंक तो है ओबीसी एससी एसटी इस समय उनका टारगेट, लेकिन क्योंकि संघ की एक खास जाति है, तो संघ की उस संघ संरक्षित और संघ की प्रिय जाति को नाराज करने की हैसियत ना मोदी जी में है, ना उत्तर प्रदेश में योगी जी में है। कोशिश जरूर होती है, योगी जी द्वारा कोशिश जरूर होती है कि उनकी प्रायोरिटी में सबसे पहले अपना जिस जाति से वो आते हैं वो जाति है, लेकिन बीच बीच में मैनेज भी करना पड़ता है क्योंकि आरएसएस संरक्षित जाति को बहुत दिनों तक नाराज करके इसके सिस्टम में नहीं चला जा सकता। इसलिए ना मोदी जी की हिम्मत है, ना किसी अन्य की हिम्मत है कि आगे बढ़कर के, ना किसी को इन लोगों के खिलाफ, इन जातंकवादियों के खिलाफ, जहरी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की हिम्मत है। जगह जगह पुतले फूंकते हुए घूम रहे थे, गालियां देते हुए घूम रहे थे, लेकिन कोई कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो जूता मार रहे थे सब। सब कुछ हो रहा था। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों से यह कहना चाहता हूं कि आपने जिस बात को अंतरिम आदेश
की तरह दिया जाना चाहिए था कि भाई सिर्फ स्टे ही तो है, अभी क्या इसमें फालतू ज्ञान देने की जरूरत है। आपने उस स्टे को अंतिम निष्कर्ष की तरह प्रेजेंट करके लोगों के मन में धारणा पैदा कर दी है कि हाँ, ये रेगुलेशन गलत थे और इससे अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था। कहीं भी आपने संविधान के किसी भी क्लॉज को ये उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश नहीं की कि इनजस्टिस हो कैसे रहा था, गलत कहां हो रहा था। जबकि अपना जो भारत का संविधान है, संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि वो सारी चीजों को समझते थे कि इस देश में किस तरीके से जातिगत पूर्वाग्रह है। इसलिए उन्होंने इक्विटी शब्द की व्याख्या करते हुए, समता समानता शब्द की व्याख्या करते हुए वो समानता नहीं कही कि पलामू के, झारखंड के पलामू में पढ़ने वाला बच्चा, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पढ़ने वाला बच्चा और बलिया में पढ़ने वाले बच्चे और दिल्ली के किसी बहुत महंगे 5 स्टार स्कूल में पढ़ने वाले चारों बच्चों को एक बराबर मान लिया जाएगा। ये इक्विटी नहीं है। इक्विटी ये है कि पहले बराबरी पे आने के अवसर तो उपलब्ध कराओ। वो जो लोग जो दीवार फांद करके अंदर का मैदान देखना चाहते थे, उनको पहले स्टूल तो उपलब्ध कराओ ताकि वो अंदर का मैच देख सके। तब जिन तीनों लोगों ने बराबर से मैच देखा, तब उसमें आकलन किया जाए कि वास्तव में किसकी व्याख्या सही है, कौन कमेंट्री अच्छी कर सकता है। हो ये रहा है, कई सालों से ये हो रहा था कि आपने सावित्रीबाई फूले के वगैरह के उदाहरण पुराने हो गए। मैं उन रटी रटाई चीजों पे नहीं जाना चाहता कि पहले आप क्या करते थे नहीं करते थे, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो लोग कई सालों से जिनकी पीढ़ियां पढ़ रही हैं, हम लोग तो अभी पिछड़े दलित वर्ग के लोग, इन लोगों में तमाम लोग अभी पहली पीढ़ी के ही साक्षर हैं। बमुश्किल दूसरी पीढ़ी के, बमुश्किल तीसरी पीढ़ी के, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। इनका मुकाबला उन लोगों से है जो पीढ़ी दर पीढ़ी साक्षर हैं, देश के तमाम संसाधनों पर जिनका कब्जा है। और अगर मेरी बात गलत लगे तो केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से कह देना कि जातिवार जनगणना करवा लो, जाति के आधार पर यह तय कर लो, उसके बाद देख लेंगे कि देश के संसाधनों पर, देश के ठेकेदारी व्यवस्था पर, कुलपतियों पर, तमाम आईएएस आईपीएस पर, अच्छे अच्छे पदों पर, तमाम अन्य जगहों पर या लैंड्स पर, जमीन पर, भूमि पर किसका कब्जा है। तब यह तय हो पाएगा कि किसका कब्जा है और हम लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं, पहले तो आपस में लड़ना बंद करो। ओबीसी के अंदर ओबीसी, एससी के अंदर एससी, एसटी के अंदर एससी, फिर आपस में तीनों में यथासंभव कोई लड़ाई खत्म नहीं कर सकता। जब भाई भाई की लड़ाई खत्म नहीं कर सकता एक घर में, तो ये हम कहां से कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। पहले जो हमारा प्लॉट, ये पूरा बहुजन वाला प्लॉट ही दूसरे के कब्जे में है, तो जब प्लॉट दूसरे के कब्जे में है, लड़ाई तुमने पहले शुरू कर दी कि प्लॉट में हिस्सा किसका कहां। पहले प्लॉट लेकर के आना है, अपने नाम रजिस्ट्री करानी है, फिर देखना है कि उस प्लॉट पर अब किसका हिस्सा कितना बैठ रहा है। जब है ही नहीं, हाथ में कुछ संसाधन ही नहीं है, तो फिर लड़ाई किस बात की। खैर, इस यूजीसी के निर्णय ने ईडब्ल्यूएस का निर्णय तो लोग भूल गए थे, थोड़ा दिन पुरानी बात हो गई थी। तो यूजीसी की गाइडलाइंस ने फिर से एक बार याद दिला दिया कि कौन से वो पीडीए वाले नेता, कौन से वो बहुजन वाले नेता, कौन से वो पिछड़े दलित वर्ग के हितैषी नेता, वो नेता जो बीजेपी में शामिल हैं, वो उनमें से किसकी इतनी हैसियत है जो बोल पाए। अब आप देखो कि लोग कहते हैं कि लड़ाई हमारी कमजोर कैसे होती है। ओबीसी एससी वर्ग के नेताओं की हैसियत देखो आप, जो बीजेपी में शामिल है उनकी बात बाद में कर लेंगे, जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव का स्टैंड देखिए, क्या हिम्मत कर पाए सुप्रीम कोर्ट से पहले और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी हिम्मत नहीं कर पाए सवर्णों के। अच्छा, मुझे एक अभी खबर मिली थी कि भाई लाइन लगा करके अब ब्राह्मण समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। और मतलब अब तो मतलब क्रांति आ गई ब्राह्मण समाज के लोगों में। उनको लगने लगा कि भाई अब अखिलेश जी हमारे पालनहार नेता हैं और सब कुछ वही करेंगे। खैर, अखिलेश जी को छोड़ देते हैं। अखिलेश जी ने ईडब्ल्यूएस पे समर्थन किया था। अगर तर्क ये है, अगर ये तर्क है कि हम विपक्ष में हैं और हमें सरकार की गलत चीजों पर या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है, तो ईडब्ल्यूएस पे क्यों नहीं उठाए? उसका बड़ा मौन समर्थन संसद से लेकर बाहर तक क्यों कर दिया? अब आते हैं मायावती जी पर। पहले तो आपने मजबूरन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 14-15 दिन के घटनाक्रम के बाद एक ट्वीट आता है आपका, वो भी ट्वीट में बुझी सी भाषा। अब जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आता है तो सीधे सीधे कह दिया जाता है कि बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये असमानताकारी व्यवस्थाएं थी। राहुल गांधी
राहुल गांधी सामाजिक न्याय के तथाकथित योद्धा। हम्म, राहुल गांधी, जब मैं राहुल गांधी जी से मिला था तो मैंने उनसे कहा था कि जो लोग भाषण से ज्यादा आचरण फॉलो करते हैं, मैंने कहा आपका भाषण तो ओके है, लेकिन ना आपका ना आपकी पार्टी का आचरण उसके अनुरूप नहीं है। तो नहीं है। इसमें साबित हो गया, राहुल गांधी सामाजिक न्याय के योद्धा चुप रहे। दलित जो उसमें जो SC ST सेल बनी रही है वो अपनी अलग बात करते रहे, चूंकि SC ST सेल है, मजबूरी है। OBC सेल वाले बात करते रहे, लेकिन जो सामान्य यानी कि जनरल, सामान्य का मतलब वहां सवर्ण से नहीं है, यानी कि जो मूल पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हो, चाहे उनके राष्ट्रीय महासचिव रहे हो, चाहे यूथ के अध्यक्ष रहे हो, मुखर तौर पर, सीधे तौर पर सड़क पर उतर करके इन लोगों ने विरोध किया। राहुल गांधी खामोश रहे। नीतीश कुमार वैसे सामाजिक न्याय की योद्धा हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोले, लेकिन नीतीश कुमार ने छूट दे रखी अपने प्रवक्ताओं को कि भाई सरकार के पक्ष में रहना है। तो उनके तमाम प्रवक्ता नीरज कुमार हो या और, वो इसके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। बाकी अनुप्रिया पटेल हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, राजभर हो, इनकी तो हैसियत भाई थी ही नहीं। वो तो इनसे जितना करवाया जाता, अगर सरकार इनसे कह देती कि देखो होर्डिंग लगवाओ, समाज को बताओ, ढिंडोरा पीटो, तो ढिंडोरा पीट जाते, होर्डिंग लग जाती, माला फूल माला ला दी जाती। या उसी तरीके से जब OBC कमीशन को इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया था, तो जिस तरीके से सारे लोगों ने जाकर के OBC के नेताओं को, SC के नेताओं को इकट्ठा करके कहा कि भाई हम प्रधानमंत्री जी के पास गए तो ये डिमांड पूरी हो गई, तो ड्रामा करना होता तब इनको कहा जाता कि भाई तुम्हें छूट है, होर्डिंग लगा लो, बैनर लगा लो। लेकिन चूंकि छूट नहीं थी तो ट्वीट करने की हिम्मत नहीं हुई, होर्डिंग लगाना तो बहुत दूर बात है, तो इनमें तो किसी ने चर्चा की नहीं। बाकी चंद्राबाबू नायडू और ये सब तो अब खैर मतलब अलग ही बात हो गई। तो हमें जिससे उम्मीद थी, दक्षिण भारत में स्टालिन ने, उन्होंने अपनी उम्मीद पूरी की। उत्तर भारत में चंद्रशेखर से उम्मीद थी, उन्होंने उम्मीद पूरी की। स्वामी प्रसाद मौर्य से उम्मीद थी, उन्होंने उम्मीद पूरी की। एक आध और नेता है जिन लोगों ने मुखर तौर पर आवाज उठाई, लेकिन पार्टियों के स्टैंड को अगर आप देखेंगे तो पार्टियों का स्टैंड बेहद निराशाजनक रहा। यही वजह है कि लोग आप पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, आपको आज भी छद्म मानते हैं। क्योंकि जब मौका होता है दिखाने का, EWS के समय में था और EWS के समय में हमने मान लिया कि चलो गलती हो गई। UGC गाइडलाइन के समय में मौका था अड़ने का अपने समाज के साथ, अपने समाज के हक हुकूक के साथ, उस समय आप बैक हो गए। तो अब समाज का क्या ही भरोसा आप पे रहेगा और इस समाज की क्या स्थिति रहेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट पर या मोदी सरकार पर मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट पर मोदी सरकार पर क्यों आरोप लगाया जाए। जो इतने सालों से हमारे वोट से ताकत में आ रहे हैं, सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, जिन लोगों को वोट दे करके OBC SC वर्ग के लोगों ने पहले कहा कि भाई ये हमारे समाज के जो नेता हैं ये राजा रानी है, सामान्य जनता से ऊपर उठा के उनको राजा रानी का दर्जा दे दिया। फिर राजा रानी के बाद जब मन भरा नहीं भरा तो बोले देवी देवता है। तो सोचो कि देवी देवता का दर्जा जिंदा रहते हुए जिन लोगों को मिल रहा है, उन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं कि चंद वोट बैंक की खातिर, जरा से वोट बैंक की खातिर, मैं OBC SC ST का साथ देने की बात नहीं कर रहा हूं, सच का साथ, समानता का साथ, समता का साथ, हमारे महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का साथ। और अगर आबादी की भी बात करो, वोट बैंक की भी बात कर लेता हूं, तो इस OBC SC ST महिला और विकलांग और दिव्यांगजन, इनसे बड़ा वोट बैंक कोई हो सकता है देश में? स्वार्थ के आधार पर ही सोच लेते, कम से कम वो PDA के जननेता तो सोच लेते। उनका ए इतना कंफ्यूज है कि ए वो कब अल्पसंख्यक हो जाए, कब अगड़ा हो जाए, वो पता ही नहीं चलता। EWS के समय में अगड़ा हो गया, फिर उस तरह का मामला आ गया, फिर अगड़ा हो गया। जबकि अखिलेश यादव को यही फॉर्मूला 37 सीटें दिलवा चुका है, जितनी सीटें आज तक मुलायम सिंह जी के रहते हुए भी सपा नहीं जीत पाई, नेताजी के रहते हुए, उतनी सीटें अखिलेश यादव को केवल सामाजिक न्याय के मूवमेंट ने, संविधान बचाओ के मूवमेंट ने, इस PDA के मूवमेंट ने, OBC SC ST वर्ग के मूवमेंट ने, बाबा साहब के मूवमेंट ने जितनी सीटें दिलवा दी। भाई जब प्रैक्टिकल करके देख लिया, आपने 2 प्रैक्टिकल किए अपने होश संभालने के बाद नेताजी के बियॉन्ड। एक प्रैक्टिकल किया आपने फरसा टांग करके, मंदिर टहल करके, माथा पटक करके, उस समय विधानसभा में बुरी तरीके से हारे। दूसरा आप अभी मन से ये नहीं है, आपने प्रैक्टिकल ही किया था। ठीक, कोई बात नहीं, किसी वजह से किया हो, प्रैक्टिकल भी मैं अच्छा मानता हूं कि चलो किसी वजह से आप बदलने का दिखावा किया, जो भी है। तो बदलने के बाद भी आपको 37 सीटें मिल गई। इसके बावजूद
जिस जिस जाति के समाजवादी पार्टी में मौजूदा समय में महज 3 विधायक हैं, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी छोटे मोटे बच्चे से पूछो जो राजनीति की समझ रखता होगा, वो बता देगा कि कौन बनेगा। अब जब आप राजनीति में नहीं हो तो एक ही पद महत्वपूर्ण बचता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता, क्योंकि उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। तो जब आप सत्ता में हो तब आप मुख्यमंत्री, जब आप सत्ता में नहीं हो तो एक पद, चूंकि आप चले गए केंद्र में सांसद बन करके, तो एक पद था जो ये साबित कर सकता था कि आप पीडीए के साथ खड़े हैं, तो आपने दे दिया 3 जातियों वाले ब्राह्मण समाज को। फिर राज्यसभा बनाने की बात आई तो फिर आपका पीडीए गायब हो गया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद जिसको इस बात की आलोचना करनी है कि जाओ अपनी अनुप्रिया पटेल से पूछो, जाओ अपने स्वतंत्र देव सिंह से पूछो, जाओ नीतीश कुमार से पूछो, कर लो, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि हमारी यही जाति के आधार पर जो मानसिक गुलामी है, उससे हमारे नेताओं को इस समझ में आ गया है कि हम कुछ भी कर ले या कुछ भी ना करें, ये जाति का गुलाम हमारे साथ शिद्दत के साथ खड़ा रहे। अगर हम सब लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी अपनी जाति के नेताओं को कटघरे में खड़ा करने लगे सामाजिक न्याय को लेकर के, तो ये एक हफ्ता नहीं लगेगा, ठीक हो जाएंगे। दरअसल हम लोगों ने ये गलतफहमी देके रखी है कि बहन जी बाहर निकले ना निकले इतना % वोट फिक्स है, ब्राह्मण को दे दें टिकट, फलाने को दे दें, वो तो हाथ ही देखते हैं। ये पॉजिटिव चीज नहीं है, इसको कैडर नहीं कहते हैं। ये जो चीज पैदा हुई कि किसी भी ऐरे गहरे को टिकट मिलेगा, उसको वोट मिलेगा, इसने खतरा पैदा कर दिया और हमारा जो वास्तविक मूवमेंट था वहीं से भटक गया। अगर ये चीज पैदा कर दी जाएगी कि भाई साइकिल देख करके हम तो बिना मुद्दे के, बिना किसी जाति को देख करके वोट दे देंगे, तो दिक्कतें तो वही हो रही हैं कि लोग अपनी अपनी सामाजिक न्याय में भी, लोग अपनी अपनी लोगों को सामाजिक न्याय तो चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय भी अपनी जाति के नेता के माध्यम से ही चाहिए, इधर उधर नहीं। बड़े बड़े सामाजिक न्याय के ठेकेदारों की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े, बस एक मिनट बात कह के खत्म करूंगा। बड़े बड़े सामाजिक न्याय के ठेकेदारों की बात कर रहा हूं, जो मतलब जाति देख करके फिसल जाते हैं। जाति का महापुरुष की तस्वीर नहीं लगी होगी तो कार्यक्रम खराब है, जाति के नेता की आलोचना हो जाएगी तो मुंह सूख जाएगा। भैया, जब तक इतना क्लियर कट नहीं हो पाते हो कि मुखर तौर पर जाति के नेता को सच सही में तारीफ करो और गलत में गलत करो, तब तक ना बहुजन बना पाओगे, ना अपने महापुरुषों के सपनों का राज ला पाओगे। जी, बहुत खूबसूरत आपने इस टॉपिक को समझाया है। अब कुछ पब्लिक के फीडबैक्स आ रहे हैं, उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर पद्म भारद्वाज यहाँ पे लिखते हैं, नीरज सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, पर ओबीसी समाज अभी भी सोया हुआ है। धन्यवाद एसजे सर, नीरज सर को अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। जय भीम, जय संविधान। अच्छा, शुक्रिया जी। उनकी बात को तो मैंने पहले ही कह दिया था। हाँ, जी। उनकी बात को तो मैंने पहले ही कह दिया था। यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी हैं, और इसके बाद से ये द ग्रेट बहुजन टीवी लिखते हैं, ओबीसी के नेता कितना बोले हैं, अबे नीला झंडा जलने वाले तुम्हारे पार्टी में हैं, वीर हनुमान के चमचे बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट को बोलकर रोक दिया है, मुझे जोड़ो। ये क्या बोल रहे हैं ये? कुछ ये जो जिस कैटेगरी की हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, एक खास जो चरण चुंबक कैटेगरी पैदा हुई है, उसी कैटेगरी से आए हैं ये। तो अच्छा, वो अपनी बात, दरअसल इतना ज्यादा अंदर से क्रोध आ रहा है उनको ये सब सुन करके कि वो लिख भी नहीं पा रहे हैं जो लिखना चाहते हैं। लिख भी नहीं पा रहे हैं। ओके भाई, द ग्रेट बहुजन टीवी, आप अपनी बात को क्लियर लिखिए, इसमें इतना गुस्सा होने की जैसी कोई बात नहीं है। आपकी बात सही होगी तो हम लोग उसका सही रिप्लाई कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तार्किक बहस कर लीजिए, मान लूंगा गलत होऊंगा, मान लूंगा कि गलत हूं। और प्राउड एथिस्ट यहाँ लिखते हैं, नीरज भाई और एसजे सर, आखिर इनकी एट्रोसिटी हम लोग कब तक झेलते रहेंगे? कब तक झेलते रहेंगे? इसका उत्तर दे दूं, कब तक झेलते रहेंगे? हाँ, बता दीजिए। जब तक हम लोग दूसरे की तरफ आशा भरी नजरों से देखते रहेंगे। दरअसल समस्या ये है कि हम लोग जैसे हम लोग बदलाव की बात करते हैं, तो बदलाव की बात करते समय उंगली हम अपनी तरफ नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें बदलना है, अपने परिवार को बदलना है। हम बदलाव की बात करते सामने वाले की तरफ उंगली करके कहते हैं
तुम ठीक नहीं। अगर जितना व्यक्ति जागरूक हो चुका है, उतना ही व्यक्ति अगर बदलाव की मुहिम में साथ आ जाए, उतना ही व्यक्ति अगर एक आवाज पर अपने हक हुकूक के लिए एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, उतना ही व्यक्ति जितना जागरूक है, मूर्खों की बात नहीं कर रहा, जो सोए हुए की अभी वो चर्चा कर रहे थे उनकी भी बात नहीं कर रहा, जो जागरूक हो चुके हैं, अगर वो ही जागरूक अपना दिल बड़ा करके ना छोटी करके कम से कम सेम मुद्दों पर एक साथ आना शुरू कर दें, तो ज्यादा दिन नहीं झेलना पड़ेगा। और दूसरा इसका सॉल्यूशन है जो मैंने अभी भी लास्ट टाइम में कहा कि अपनी जिस जाति से हम आते हैं, हमें सामाजिक न्याय की योद्धा जरूरी नहीं कि उसी जाति में खोजें। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ, जो गलत काम कर रहा है उसकी आलोचना, भले ही वो हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारा कोई भी सदस्य। तो शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने जल्दी ये हो जाएगा, तो शायद हम लोग कुछ हद तक आगे बढ़ पाए। हालांकि मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूं, अपने इस भाई से कहना चाहता हूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौर में भी ये ओबीसी एससी एसटी के बोलने की ही ताकत है, तमाम संगठनों की ये ताकत है, जिसकी वजह से इन लोगों को इस तरह के कानून, इस तरह की गाइडलाइंस बनानी पड़ी। वजह कुछ भी हो, बनानी पड़ रही, वजह कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, उनको जातिवार जनगणना की घोषणा करनी पड़ रही है। हालांकि उसके लिए अभी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन कुछ करना पड़ रहा है। इसका मतलब अभी भी बहुत चीजें हमारे हाथ में है, बशर्ते हम जिंदा रहें। हम अगर किसी का समर्थन, अगर हम बोल नहीं सकते, हम सरकारी, बहुत सारे लोग कहते हैं हम नौकरी में, नीरज भाई हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आप बोल नहीं सकते तो मोरल सपोर्ट करिए, मोरल सपोर्ट नहीं कर सकते तो आर्थिक सहयोग करिए, ये दोनों ही नहीं कर सकते तो कम से कम जो अच्छा काम कर रहा है उसकी आलोचना ना करिए, तब भी हम मान लेंगे कि आप मिशन में सहयोगी है। हुँ। लक्ष्मण गायकवाड़ यहाँ लिखते हैं महाराष्ट्र से नीरज भाई जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा जी, जय आपको भीम, भी। नमो बुद्धाय गायकवाड़ जी को। और हाँ, लक्ष्मण गायकवाड़ फिर लिखते हैं नीरज भाई जी, मैं जब आपको, शंभू जी को और एसचे सर को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है एक दिन हमारा भारत बौद्धमय होगा ही होगा, जैसा बाबा साहब जी ने चाहा था। जय भीम। अच्छा जी, शुक्रिया। जय भीम। और इसके बाद यहाँ पे राहुल माली लिखते हैं शंकराचार्य योगी, इन दोनों जातिवादियों की लड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं। हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। 50% की सीमा तोड़ना है, यूजीसी रेगुलेशन को लागू करना है। तो ईडब्ल्यूएस में तो इन्होंने 50% की सीमा तोड़ ही दी थी। अपने अपने थोड़ी फ़ायदे में सी, तो इनको सब चीज़ याद आ जाता है। हाँ बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। अपने फ़ायदे में अभी तक ये एससी एसटी सबका फैसला ये करते थे जज बन के। लेकिन अब इनको याद आ रहा है कमिटी में हम ब्राह्मण नहीं होंगे, हम ब्राह्मण नहीं होंगे। तो ये इनके तो अब इस दोहरे बात से एक व्यवहार चीज और दिमाग में बिल्कुल आ हो गई रहे मेरे, हैं। एक बात और आ गई हुँ, हुँ, कि हुँ, भाई इसके लिए तो एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी निश्चित तौर पर कि न्यायिक सेवा आयोग बने। जब हुँ, तक न्यायिक सेवा आयोग नहीं बन रहा है, यही सिस्टम है, तब तक हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि कम से कम एडवोकेट तो बने, हुँ, वहां संख्या तो बढ़ाएं कम से कम अपने लोगों की, ताकि वो 10, क्योंकि ये लोग बल्क में जाते हैं और दबाव बना लेते हैं। अगर एडवोकेट्स में, हुँ, अच्छे एडवोकेट्स में हमारी संख्या बढ़ेगी, तब भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आधे से ज्यादा मामले मेरिट पे नहीं होते हैं, चेहरा देखकर होते हैं, लेकिन हुँ, फिर भी उन्हीं वकीलों में से कुछ अच्छे लोग होंगे जो कम से कम दबाव बना करके या अच्छे कानून की वो बात करके कुछ मामलों में तो इंसाफ दिला ही सकते हैं। तो मैं यह हुँ, निवेदन करूंगा बहुजन समाज के लोगों से कि अपने बच्चों को वकील बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। जी। और यहाँ पे राहुल कनवाल लिखते हैं सर ओबीसी एससी एसटी का एक करना ये होगा, करना, अब बताना होगा हम एक हैं। हुँ, बिल्कुल यही सहमत हूँ। तो मूवमेंट है ना, यही तो मूवमेंट यही तो है। मूवमेंट है, बिल्कुल। और अमीर प्रसाद जी लिखते हैं नीरज पटेल जी बहुत ही शानदार ढंग से समझा दिए। जी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया आमिर जी, शुक्रिया। और फिर यहाँ पे टेक्निकल एंथुसिस्ट लिखते हैं सर ओबीसी तो कह रहा है कि हम जनरल वालों के साथ हैं। ये वो अब ओबीसी नहीं होगा, वो नहीं वाला नहीं, होगा जो एक अब जगह देखिए, याद एक अब आप देखो, ये हमारे हाँ, भाई हैं जो, अब इन हुँ, भाई ने हुँ, वही काम किया जो सुप्रीम कोर्ट और सवर्ण कहना चाह रहे हैं। मतलब हुँ, इन्होंने क्या काम किया, वो पहले से ये हुँ, आकलन लगाना चाह रहे हैं कि किसी एक अपवाद को नियम नियम की शक्ल दे रहे हैं। ऐसे ही हुँ, कोई ओबीसी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, तो निश्चित तौर हुँ। पर कोई ओबीसी में ऐसा मिल जाएगा, कोई एससी में भी ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा हमारे इन मुद्दों से हमें कोई लेना देना नहीं। पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल उन इन्फ्लुएंस जिसका होता है ना, वो जिस हाँ, पार्टी का होगा वो वही भाषा बोलेगा, नहीं चाहे वो हम ओबीसी हो, मैं ये चाहे कह रहा हूं एससी हो, कि चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो।
मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ना हो। सब हुँ, में कुछ ऐसे मूर्ख होते ही हैं जिनको समझ ही में नहीं आता कि हमारा सच हमारे मतलब हमारे साथ हमारा मित्र कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो हो सकता है, दुश्मन कौन है? लेकिन जब आप लिख रहे थे तो ये भी तो सोच लीजिए कि ये बात ओबीसी से ही कह रहे हैं हम तो अपने आप को बहुजन मान करके खड़े हैं ना इस मूवमेंट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ। मैंने अपने खुद को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को परिवर्तित किया है ना, अपने घर के पूरे सिस्टम बदले हैं। हम जन्म के साथ तो ऐसे नहीं थे। हम हुँ, बहुत अपने घर वालों से लड़ करके, अपने परिवार से लड़ करके, नाते रिश्तेदारियों से लड़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें भी बहुत आरोप झेलने पड़े। एक घटना इनको बता देता हूँ, जब मैंने अपनी शादी के कार्ड में बाबा साहब छपवाए थे, तो हुँ, हुँ, मेरे गांव में ही पिताजी से कहा गया था कि कमेंट करते हुए, ये नीरज के बब्बा है क्या? हुँ। है तो मतलब उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने कार्ड अलग छपवा लो, यहाँ के अलग। तो ये सब चीजें कोई बात नहीं, मैं सहमत हूं, इनकी बात से सहमत हूं कि ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ही तो समझा करके अपना बनाना है, तभी तो हमारी संख्या बढ़ेगी। हम असल अ, में असल में क्या होता है ना, पब्लिक को ये नहीं पता है कि जो जो लोग भी जो ओबीसी से हैं या गैर एससी हैं, वो लोग भी अगर उस मूवमेंट का अम्बेडकराइट हैं अगर, वो कितनी चीज़ें झेल रहे हैं अपने बैकग्राउंड में बिल्कुल और सही बात है। उसको झेलने के बाद से भी बने हुए हैं। तो ये सबके नहीं, साथ अच्छा, प्रॉब्लम ये भी बहुत छोड़ सारे दीजिए, लोगों ये के भी साथ छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम है। हुँ, ये भी छोड़ दीजिए। अरे फेसबुक पे अगर सोशल मीडिया की ये बात कर रहे हो, तो ओबीसी एससी के हुँ, नाम से तमाम फर्क, ओबीसी एससी और मुस्लिम के नाम से हुँ, हजारों हुँ, लाखों की संख्या में फर्जी आईडी बनी है, जानबूझ करके दिखाने के लिए कि अ, मतलब इस हम इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है, इनके साथ है। अब हुँ, वक्त बहुत बदल चुका है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं या देश का कोई भी कोना हो, ओबीसी वर्ग के लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब बदले, ओबीसी वर्ग के लोग शुरू से इस मूवमेंट में साथ खड़े रहे। मतलब लंबी फेहरिस्त है, ज्योतिबा फूले साहब से लेकर के किसी के भी नाम, जगदेव जगदेव बाबू के नाम ले लीजिए, महामना रामसू वर्मा के नाम ले लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले लीजिए, संतराम बीए प्रजापति जी का नाम ले लीजिए। कौन लोग थे जो मूवमेंट में साथ में नहीं खड़े थे? हुँ। उनका जिज्ञासु जी का नाम ले लीजिए, मतलब हुँ, लंबी ये पेरिया ललई का नाम ले लीजिए। ये आ गए ये ग्रेट बहुजन टीवी लिखते हैं, बाबा साहब काशीराम जी का झंडा जलाने वाला व्यक्ति चंद्रशेखर के पार्टी में है। काशीराम जी का झंडा जलाने वाला? सर मुझे होगा। जोड़ लीजिए, मैं यूजीसी के समर्थन में हूँ। अच्छा जी, आप आ जाइएगा, हमने तो 1 ही घंटा समय लिया था, हम लोग तो ओवर 1 घंटे से ऊपर हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं, कीजिएगा ना। नहीं, नहीं, अ, अगर अगर जो ये बात कह रहे हैं ये सही बात है, हुँ, 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 अगर ये बात कह रहे हो सही बात है, तो आलोचना करिए इसकी। आलोचना होनी चाहिए, हुँ, आलोचना हुँ। को कौन मना कर रहा है? हाँ, जहां हाँ, गलत लग रहा बिल्कुल। है वो देखिए, आलोचना अगर करिए। किसी ने झंडा हाँ, हाँ, जलाया बिल्कुल। है, किसी ने भी हाँ, जलाया हाँ। है, आप उसकी भरपूर आलोचना कीजिए। खुल आप खुल कभी ये करके मत आलोचना करिए, सोचिए। वीडियो बनाइए, उसमें सब हाँ, कुछ करिए। कोई हाँ, कोई इसमें वो नहीं है। कभी भी ये मत सोचिए कि हम लोग किसी के समर्थन में हैं, किसी के अगेंस्ट में, ऐसा मत सोचिए। देखिए, हम लोग बिल्कुल कोई भी निष्पक्ष हैं, हम व्यक्ति, लोग सिर्फ़ सही के साथ हैं, सिर्फ़ जो बहुजन आइडियल मूवमेंट है ना बाबा साहब का, बस वही है हम लोगों का। ये मत कोई सोचिए कि कोई भी हम लोग किसी व्यक्ति, के वो हैं। कोई भी हुँ, शख्स, कोई भी नेता, इंक्लूडिंग मी, हुँ, इंक्लूडिंग आप, कोई भी हुँ, हुँ, आलोचनाओं से परे नहीं है। जिस दिन लगे हुँ। हम लोग गलत कर रहे हैं, खुल करके आलोचना करिए, उसके लिए एकदम हाँ, तैयार हमारी भी बैठे। आलोचना कोई कीजिए। दिक्कत अगर नहीं। हम लोगों से कुछ गलती बिल्कुल। होती है, बताइए हम लोगों हाँ, को, तभी बिल्कुल तो हमें भी आलोचना पता करिए। चलेगा ना हाँ, कि अगर हमें वो हम सुधारने क्या लायक होगी तो कर सुधार रहे लेंगे। हैं। हुँ, हुँ। भाई, लेकिन और आलोचना दो तरह फिर की होती है, स्वस्थ आलोचना करिए तो सुधार लेंगे। और एक वो होती है ना कि बस आलोचना कर देनी है हमें तो। हाँ, तो ऐसी राज रानी आलोचनाओं पे यहाँ लोड पे नहीं है। नहीं है। राज रानी यहाँ पे लिखते हैं, आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स हर एक स्टेट में होना चाहिए, तभी समाज जागृत होगा। पंजाब में खाली इलेक्शंस के बिना कोई मुद्दा नहीं। जय भीम नीरज सर एंड एसजे सर। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, राज रानी जी, ये बिल्कुल आपके शुक्रिया लिए आपका बता रही पंजाब हैं। से देखने के लिए। आप जैसे तमाम सारे लोग हैं जिनकी बदौलत ही हम लोगों का हौसला बढ़ा रहता है। कितने भी आरोप लग जाएं, कितनी भी गालियां झेल लें, लेकिन फिर भी ये हौसला इसलिए बना हुआ है कि आप जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो समझते हैं कि हम लोग मूवमेंट को जी रहे हैं और समाज के इस कनेक्टिविटी को, ओबीसी को ओबीसी से, एससी को एससी से, ओबीसी एससी को आपस में, ओबीसी एससी एसटी को आपस में, यानी कि जो कंप्लीट सपना था बाबा साहब का और हमारे कांसीराम साहब का बहुजन बनाने का, हम लोग उसी बहुजन को बहुजन बनाने के लिए शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। और बाबा साहब के बगल में देखिए रामस्वरूप वर्मा जी की तस्वीर है,
इसका मतलब हम हुँ, लोग मूवमेंट में तर्कवादी तरीके से, इसलिए हुँ, मैं जितना बाबा साहब को फॉलो करता हूं उतना ही अपने इन तीनों तर्कवादियों को, रामस्वरूप वर्मा जी को, पेरियार ललई को, जगदेव बाबू को, महाराज सिंह भारती को और पेरियार रामास्वामी नायकर को, क्योंकि इन्होंने हुँ, तर्क दिया, हमें विज्ञान दिया। तो कोशिश रहती है कि हम लोग तर्क विज्ञान के आधार पर ही किसी से कुतर्क ना करें। हाँ, तर्क के आधार पर कोई बात होगी। एक बात और कह देना चाहता हूं कि तमाम जब मैं अपना चैनल शुरू कर रहा था तो मेरे ही जो पुराने सीनियर्स हैं उन्होंने मुझसे कुछ हुँ, हुँ, जातियों के नाम बताए कि आपको अगर चैनल चलाना है तो आप ये जाति, विपक्ष की कोई जाति, विपक्ष की ही एक और जाति और अपनी जाति, उन्होंने कहा तीन जाति के नेताओं को टच मत करना तो आपकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं यहां दुकान चलाने नहीं आया, मैं सब्सक्राइबर के धंधे के लिए यहां नहीं आया। किसी को भी अगर लगता है कि मेरी मेरी बात से उनको तकलीफ हो गई तार्किक तरीके से, तो मुझे ये धमकी मत दीजिएगा कि अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मेरे लिए धंधा नहीं है, मेरे लिए बिजनेस नहीं है। हम लोग अच्छी खासी नौकरी में यहां धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए नहीं आए। समाज के लिए जो पीड़ा थी उस समय जो संस्थानों में रह करके नहीं कर पाते थे, आज मुझे गर्व होता है कि हाँ, मेरा छोटा संस्थान है लेकिन मेरी औकात है कि मुझे गलत लग रहा है कि यूजीसी पे गलत हुआ तो मैं बोल सकता हूं। मुझे ये लग रहा है कि मैं इस मामले पे मुझे कहना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए तो मैं कर सकता हूं। तो मैं खुश हूं यहां पर आया। मैं सब्सक्राइबर के लिए, व्यूअर के लिए या धंधे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। इसलिए मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर ये कहने की कोशिश कभी मत करिएगा कि मैं आपको अब सब्सक्राइब कर दूंगा। हमारे बदौलत पर जिन लोगों की हम बदौलत हैं उनका सर झुका करके सलाम करते हैं, लेकिन इस बात से मैं कभी नहीं डरूंगा कि फलाने नेता का फलाना व्यक्ति समर्थक है तो मैं इनकी आलोचना कर दूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। कभी नहीं। जो सही है वो कहूंगा, हुँ, जो गलत है उसको गलत कहूंगा। हुँ, जी। अच्छा, इसके अलावे यहाँ पे पीके कुशवाहा जी का सुपर स्टिकर है। यहाँ पे ओके, पीके कुशवाहा जी का फिर से सुपर स्टिकर है और चलिए। ठाकुरोम जी का सुपर सुपर स्टिकर है। सुपर स्टिकर स्टिकर था, वालों हाँ, को भी सुपर स्टिकर धन्यवाद। था इसे। हाँ, हाँ, सभी हाँ, लोगों को ठीक है। धन्यवाद। तो बिल्कुल। इसके साथ ही और ओवरऑल आज का जो सेशन है, इसमें हमने ये देखा कि कुल मिला के इन लोगों ने इन्हीं लोगों ने पहले तो वो प्रारूप बनाया यूजीसी 2026 का। बिल्कुल, फिर इसके बाद से इन्होंने अपने ही आदमी को खड़ा करके, अपने ही तरह से बिल्कुल, और अपने ही मीडिया को खड़ा करके ढोल पीटा। फिर इन्होंने चुपके से उसको कैंसल कराया और इसके पीछे का जो मकसद था शायद एससी, एसटी, ओबीसी को ये दिखाना कि देखो हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन समाज हमको करने नहीं दे रहा है। शायद एक लीड लेना चाह रहे हैं या जो भी मकसद रहा होगा। ओवरऑल हुआ क्या कि हमें लॉलीपॉप दिखाया गया। यही तो हुआ ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये फाइनली ये कन्क्लूज़न था। बहुत खूबसूरती से नेशनल जनमत से नीरज पटेल जी ने इस चीज़ को समझाया है और आप लोग इन नीरज पटेल जी को जानते ही हैं, खुलकर बोलते हैं। यहाँ भी उन्होंने खुलकर बोला। जिनको भी आलोचना करनी है, आलोचना से हम लोग हाँ, डरने वाले बिल्कुल, नहीं हैं, सच एकदम के साथ कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सच के साथ हैं और इसी के हाँ, साथ ही आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। बहुत-बहुत आभार आपका नीरज जी, आप यहाँ पे जुड़े, जुड़कर आपने बहुत खूबसूरत जानकारी दी। थैंक यू। शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम और जय विज्ञान, हाँ, जय संविधान। जी, आपको भी धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये टेक्निकल टेस्ट लिखते हैं, हमको सबसे पहले कोलिजियम सिस्टम एंड करना होगा। हाँ, कोलिजियम सिस्टम से ही तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते थे, छोटा-सा सेशन है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुँच सके। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।